अभी वेट कर रहा हूँ कि अभी फटेगा, और वो ब्लडी ग्रेनेड फट ही नहीं रहा है। तो जो 2 ग्रेनेड आपने एक साथ फेंके थे वो दोनों नहीं फटे? नहीं फटे। मेरे को बड़ा डिस्टिंक्टली याद है उस टाइम का सबसे ऊंचा आवाज, उस आपका खुद का दिल का धड़कन ना, डिग 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 सुनाई आ रही है। मैंने इस बंदे को यहाँ पे शूट किया। जब उतर रहा था तो उसको यहाँ पे गोली लगा। अच्छा। और ये हड्डी टूट के यहाँ से निकला हुआ था और यहाँ से खून निकल रहा है, फंवारे की तरह। कॉल करके बोला कि वी आर इन अ बैड सिचुएशन। बोलता है क्या री बड़ी तू क्या बोल रहा है करके ना। तो सिस बोफोर्स के गन अपने एक्सट्रीम रेंजेस पे फायर कर रहे हैं। उसको मैंने बोला ये मेरे को लेक्चर देना बंद कर, आई नीड द ब्लडी फायर। और ये फायर आप बोल रहे हैं यानी कि जहाँ पर आप हैं आप वहीं पर फायर मंगवा रहे हैं? 300 मीटर के अंदर अगर कोई फायर अगर मंगाता है यानी कि वो अपने ऊपर ही मंगा रहा था। तो ऐसे वो साला बुलेट इस्तेमाल करने के बदले में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे हाथ लगा के मैंने देखा यहाँ से गले से गरम लग रहा था, यहाँ पे छर्रे लगे हुए थे। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आई नीड अ लिटिल टिश्यू हियर। यार कौन करता है यार ऐसे? उसको 7 गोली लगी। ओह माय गॉड। बुरी तरह से टॉर्चर किया था, दे नाखून निकाल दिए थे। हमने डिसाइड किया था कि हम दुश्मन को ये प्लेजर नहीं देंगे कि हमको कैप्चर करके टॉर्चर करे। तो हमने क्या किया था कि 2 राउंड जो बुलेट्स होते हैं उसको अलग से हमने अपने हैंकी में बांध के रखा। खुद को शूट कर लेंगे? हाँ। माय गॉड। उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जोर से चिल्ला के बोलता है साले हरामजादे को छोड़ना मत, उसका अच्छी तरह से बैंड बजाना लिखना। वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं क्योंकि वो दुश्मन से घिर चुके थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया था कि दुश्मन भी हमारे साथ मरेगा। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो ऐतिहासिक बन गया। उन्होंने अपने ही ठिकाने पर बोफोर्स तोपों से फायरिंग की मांग की। जरा सोचिए वो क्षण जब आपको ये पता लगे कि अब आपके बचने की उम्मीद कम है, क्योंकि उन्हें मरना तो पसंद था लेकिन दुश्मनों के हाथों पकड़े जाना गवारा नहीं था। और इसीलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला किया। इस कहानी का क्या हुआ ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उस क्षण के बारे में हम सोचें, उस जीवट के बारे में हम सोचें जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया होगा। मुश्किल पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो, सांस लेना लगभग नामुमकिन हो, वहाँ पर लंबे वक्त तक भूखे प्यासे रहकर दुश्मन का सामना करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करगिल युद्ध की। और करगिल के बटालिक सेक्टर में अदम्य साहस का परिचय देने वाले योद्धा की आज हम बात करने जा रहे हैं। तब वो कैप्टन थे, अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड BM करियप्पा, जो हीरो ऑफ बटालिक कहलाए। उनकी जाबाजी के लिए उन्हें वीर चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया। किस तरह से ये जीत हासिल हुई है करगिल की, उसमें बटालिक सेक्टर जो है वहाँ पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से दुश्मन से वो घिर गए, ये सब कहानियाँ बताने के लिए हमारे साथ खुद करियप्पा सर NDTV में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। आप हीरो ऑफ बटालिक कहलाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत करना चाह रही हूँ। मई 1999 जब करगिल का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन आप एक दूसरी जंग लड़ रहे थे और वो जंग चल रही थी आपके घर पर। आपकी माँ का देहांत हुआ था। क्या कुछ हुआ उस वक्त, कैसे आप बटालिक पहुँचे, उस कहानी को बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच अदिति, मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आपने सही बताया कि बटालिक के बारे में इतना ज़्यादा जो है पब्लिसाइज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक्शन चल रहा था वो रोड से काफ़ी दूर था। जो बेस था हमारा, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है कम से कम 5-6 घंटे का ट्रैक लगता था। और उस एल्टीट्यूड में ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है जब तक एक्लिमेटाइज ना करो। आपका बॉडी उस एल्टीट्यूड में आदि अगर ना हो तो 5-6 घंटे बहुत होते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हीरो ऑफ बटालिक एक्चुअली वो मतलब अपने आप को हीरो ऑफ बटालिक बोलना जो है मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि वो हर एक शख्स जो वहाँ पे लड़ा था, हर एक जो है और भी जवान हैं, अफसर हैं और बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने वहाँ पे लड़ा था, जिसके बारे में लोगों को शायद पता ना हो। तो हर एक बंदा जो वहाँ लड़ा था और उसने कायदे का कुछ काम किया है, वो हर बंदा जो है हीरो है। तो हीरो ऑफ बटालिक जो है वो एक्चुअली एक
लम्हा था जहाँ पे वो एक कमांडर ने जज्बात में आके बोला कि ही इज़ द हीरो ऑफ बटालिक करके। लेकिन वहाँ पे कई सारे हीरोज़ हैं वहाँ पे बटालिक में। तो बटालिक के बारे में थोड़ा सा लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि द्रास और मशको और काक्सर वगैरह जो है वो काफ़ी कवरेज में आ चुका था जी। अभी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो वहाँ पे जब एक्चुअली शुरू हुआ था तभी मेरा यूनिट सियाचिन में था, और वहाँ पे मेरे को एक एक्चुअली स्पेशल टास्क के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पे जब मैं कर रहा था वो टास्क, तो मेरे को खबर लगा था बैंगलोर से, मेरे घर से, कि माँ जो है उनको कैंसर हो रखा है और उनका बहुत बुरा हाल है, वो ज़्यादा समय के लिए बचने वाले नहीं। तो उस वक्त मैं थोड़ा असमंजस में था कि मैं टास्क को कंप्लीट करूँ या इसको करूँ। तो एनीवे, सो वहाँ पे जो कंपनी कमांडर थे उनको मैंने बताया कि मैं काफ़ी मायूस बैठा था एक दिन। तो वो सारे जवान आके मेरे को पूछ रहे थे कि क्या हो गया। तो मैं बोला कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा आज मेरा मूड ऑफ है। तो उन्होंने आके जब पूछा तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को खबर लगा। फिर वो कंपनी कमांडर ने जब कॉल करके मेरे से बात करना चाहा तो उनको मैंने बोला मैं बाद में बात करूँगा। तो फिर उनको पता चला, तो उनको फ़ोन करके मैंने, हमारा जो फील्ड टेलीफोन होता है, एक वो सिस्टम होता है जिसमें मैग्नेटो टेलीफोन वैसे घुमाते हैं, तो एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन में रिंग बजता है, और तो एक सिस्टम है हमारा, उसको कनेक्ट करके वहाँ पे जब मैंने बात किया तो उनको मैंने बताया कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करने दो, नहीं तो वो सोचेंगे कि ये थोड़ा सा मकरागिरी कर रहा है, निकलने का कोशिश कर रहा है करके। तो टास्क ये था कि हमको एक सुरंग बनाना था वहाँ पे उस ऊंचाई पे ना। तो काफ़ी समय से उसमें मेहनत चल रहा था और ख़त्म होने वाला था। तो मेरे को भी वो खुशी चाहिए था कि मैं अपना टास्क ख़त्म करके जो है वो जो छोटा सा हैप्पीनेस हमको मिलता है अपना टास्क कंप्लीट करने पे, सेटिस्फैक्शन। हाँ, सेटिस्फैक्शन। तो फिर उनको मैंने बताया कि आप जो है कमांडिंग ऑफिसर, जो हमारे बॉस होते हैं, उनको नहीं बताएंगे, जो बटालियन का इंचार्ज होता है उनको नहीं बताएंगे। तो उनसे रहा नहीं गया, लेकिन उन्होंने बताया हमारे कमांडिंग ऑफिसर को। तो फिर एनीवेज मैंने बताया कि मैं टास्क कंप्लीट करके फिर आऊँगा। तो अगले कुछ दिनों में फिर टास्क कंप्लीट हो गया। फिर मैंने जो है मैं वहाँ से डिंडक्ट हुआ और उनको बताया कि ऐसे से मेरी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो बच नहीं, ज़्यादा समय के लिए बच। उस वक्त मेरे को बताया था बिटवीन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। अच्छा। हाँ, तो मेरे को 2 मंथ्स, हमको 2 मंथ्स ऑफ लीव ऑथराइज होता है, 2 मंथ 60 डेज ऑफ लीव मेरे को भेज दिया गया। मतलब आपकी माँ को कैंसर हो गया, इसलिए आपको ये कह दिया गया कि अब आप 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम था, ये डॉक्टर ने कहा था। ठीक है। तो फिर मैं छुट्टी गया, फिर छुट्टी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद मैं वापस आया। तब तक उनका कंडीशन और डिटेरियोरेट हो गया। फिर मेरे को जैसे ही मैं वापस पहुंचा, उन्होंने बोला नहीं, आप वापस जाओ, छुट्टी है नहीं है, हम कुछ बंदोबस्त करेंगे आपके लिए। अच्छा। आपने यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ किया है। तो क्योंकि वो काफ़ी अहमियत वाला टास्क था जो मेरे को दिया गया था, काफ़ी मेहनत लगा था उसमें, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। तो एनीवे, सो जब उन्होंने क्या किया कि मेरे को वहाँ पे पैरा सेंटर है वहाँ पे बैंगलोर में, अच्छा। पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, जी। जहाँ पे रिक्रूट्स का ट्रेनिंग वगैरह होता है, वहाँ पे अटैच कर दिया 2 महीने के लिए। तो 2 महीने का लीव हो गया और फिर ये 2 महीने के अटैचमेंट पे भेज दिया। तो जब मैं वहाँ पे अटैचमेंट पे था तो उन्होंने मेरे को छूट दे रखा था उनका देखभाल करने के लिए। तो मैं उनका देखभाल कर रहा था। उनका कंडीशन वर्स एंड वर्स होते जा रहा था दिन बाय दिन। फिर वो फाइनली जो है उनका देहांत हो गया। तो तब तक टीवी में काफ़ी सारा खबर आने लग गया कि सौरभ कालिया का जो है एक पेट्रोल मिसिंग हो गया और एक पेट्रोल जो है वो भी गायब हो गया। फिर कुछ समय के बाद आया कि वो जहाज़ जो है गिरा दिया है, नचिकेता का जहाज़। हाँ, फिर आहूजा का जहाज़ भी गिर गया है। फिर एक मी सीरीज़ हेलीकॉप्टर जो है उसको शूट डाउन कर दिया। तो मामला काफ़ी गंभीर लग रहा था, कुछ बड़ा तगड़ा हो रहा था वहाँ पे। अभी उस वक्त तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है वहाँ पे। एनीवे, फिर उनका अंतिम कन्फ्यूजन किस चीज़ का कि मतलब ये हमला है या घुसपैठ है? हाँ, घुसपैठ है, हमला है, टेररिस्ट है, रेगुलर आर्मी है। अच्छा। कितने, मतलब फिर पता चल गया था कि मतलब ये वो धीरे धीरे करके पता चल रहा था, क्योंकि वो इलाके इतने मुश्किल वाले इलाके हैं। बिल्कुल। जो वो द्रास वगैरह का जो इलाका है वो रोड से दिखाई देता है, वो तोलोलिंग, टाइगर हिल वगैरह, वो
वहीं से रोड के ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हो। जी। जो गए हैं वहाँ पे लद्दाख वगैरह, जो मेमोरियल है वहाँ पे, वहाँ से आप देख सकते हो सारे ये पीक्स। लेकिन बटालिक में बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से वो डेवलप्ड इलाका नहीं था, वहाँ पे रोड वगैरह बिल्कुल नहीं था। एनीवेज, जैसे जैसे ये क्लियर होते गया तो पता चला कि वो काफ़ी जो है उन्होंने आके हमारे सारे पीक्स जो हैं ऑक्यूपाई कर लिया ये वो करके। तो उनका लास्ट राइट्स फिनिश करने के बाद फिर मैंने जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरे को वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि अच्छा। मेरा पर्पस जो है यहाँ पे आने का वो ख़त्म हो गया। तो कुछ 1 महीना कुछ ऐसे बाकी था मेरा अटैचमेंट का, मैं वापस चला गया। जब मैं वापस पहुँचा तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि वहाँ पे 2 कंपनीज़ जो हैं, तकरीबन 120 का नफरी होता है एक कंपनी में, उसमें से कुछ बंदे छुट्टी या कहीं पे किसी काम वाम से अगर दाएं-बाएं अगर भेज दिया है तो 120 में से मान लो 80 या 90 बंदे जो हैं फिर भी कंपनी में रहते हैं। तो उनको वहाँ से निकाल के बटालिक वाले क्षेत्र में, इलाके में ऑपरेशंस के लिए भेज दिया गया था। अच्छा। तब तक जब तक मैं वापस पहुँचा था तो मेरे ख्याल में कुछ 17 या 16 या 17 तारीख जून 1999 का बात है। तो वहाँ पे तब तक काफ़ी क्लियर हो गया था कि लेकिन फिर भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था कि ये रेगुलर्स हैं या टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं, क्या है ये क्लियर नहीं था। क्योंकि बाद में जब मैं एक्चुअल ऑपरेशन में गया, वो पठान सूट पहन के ऑपरेट कर रहे थे, अच्छा। ट्रैक सूट पहन के ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब तक मैं गया तब तक मेरे बंदों ने काफ़ी क्लियर कर दिया था, वो उनका राशन रजिस्टर, फिर काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना, उनके लेटर्स वगैरह जो है इतने बड़े लेवल पे मिले थे कि वो क्लियर था कि ये जो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तानी आर्मी के हैं और फ्रंटियर फोर्स करके जो है, और बाकी इलाके में और भी रेजिमेंट्स के थे पाकिस्तानी आर्मी के। अच्छा। लेकिन क्लियर हो गया था कि ये रेगुलर आर्मी के हैं, कोई टेररिस्ट वेरिस्ट नहीं थे वहाँ पे। तो शाम को जब हम मेस में बैठे हुए थे, हमारा एक वो मेकशिफ्ट किस्म का एक मेस था वहाँ पे, तो कुछ खबर लगा कि एक ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वह उन 2 कंपनियों के साथ जो बटालिक में गए थे। अच्छा। अभी क्योंकि हमारा यूनिट सियाचिन में डिप्लॉयड था, तभी सियाचिन इन इलाकों से और भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो उनको जो है डेस्परेशन था ये एक्लिमेटाइज ट्रूप्स का। अच्छा। अभी जो वहाँ पे कभी गया नहीं है इस इलाके में, तो उनको मालूम होना ज़रूरी है कि जब हाई एल्टीट्यूड इलाके में आप ऑपरेट करते हो, आपके बॉडी को उस एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए आदी होना पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है, बिल्कुल। फिर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, बहुत ड्राइनेस होता है। आपका ये भी बताते हैं कि अगर आपका आधा बॉडी समर्स में या इवन जब सनी डेज़ में आधा बॉडी अगर आपका धूप में रहता है और आधा बॉडी शेड में रहता है, तो जो पार्ट जो सन में है वहाँ पे सनबर्न हो जाएगा, क्योंकि सन का इंटेंसिटी इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, यूवी रेस का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बॉडी जो शेड में है वहाँ पे आपको चिल ब्लेन्स एंड फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। तो एनीवेज, तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा, मेरे को बताया कि वहाँ पे एक ऑफिसर का सख्त ज़रूरत है, तो मैं अवेलेबल था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पैकअप एंड गो टू बटालिक। और यहाँ पर आपने एक्लिमेटाइजेशन किया ही नहीं है? नहीं, हाँ, तो मेरा ये दूसरा दिन था। तो मतलब धीरे धीरे करके कैसे भी ऊपर पहुँचे, तो रास्ते में मेरे को मिले थे ये मेरे यूनिट के बंदे, 5 पैरा अच्छा। के बंदे, और 10 पैरा हमारा एक सिस्टर यूनिट है, उनके बंदे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने बोला क्या है सिचुएशन ना, थोड़ा सा जब सांस में सांस लेते हैं हाँफ रहे हैं बीच में, और तो उन्होंने बोला साहब यहाँ पे कोई टेररिस्ट वेरिस्ट नहीं है, सारे रेगुलर आर्मी के हैं। अच्छा। हाँ, तो एनीवेज फिर करते करते ऊपर तक पहुँचे, तो ऊपर जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुँचा तो वो काफ़ी नाराज़ थे, इतना टाइम क्यों लगा दिया ये वो करके। अभी प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे एक किस्सा हो रखा था, जिसकी वजह से एक हमारा और एक यूनिट का ऑफिसर है जिसको साइडलाइन कर दिया था। उनको मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं मेरा एक्लिमेटाइजेशन नहीं है, अभी वो मेरा यूनिट का तौहीन हो जाता है ना, बेइज्जती हो जाता। तो मैंने कुछ नहीं बताया उनको कि मैं बोला नाराज़ हो रहे तो होने दो। जो है अगर मैं उनको बताता मैं अभी कल ही आया हूँ छुट्टी से, मेरा एक्लिमेटाइजेशन नहीं है, तो ये बोलते My कि God. हाँ, तो बोलते कि ये बंदे जो है ये जो है इनकी पलटन जो है कंप्लेन नहीं करते रहेगी, और जो है तो एनीवेज, तो फिर मेरे को जो है वहाँ पे बताया गया था कि मेरे को फिर तब तक पता चला कि
एक वहाँ पे एक फीचर है, एक पहाड़ी है 5203 करके, यानी कि 5203 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये पहाड़ियों का नंबर इस तरीके से रखते हैं कि उसका सबसे ऊंचा चोटी जो होता है उसका हाइट देखते हैं फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा। तो ये जितना भी 4792 वगैरह जो है, यानी कि 4792 मीटर्स अबव द सी लेवल होता है। तो यहाँ पे बटालिक में जितने भी हाइट्स है वो मतलब बाकी ये जैसे द्रास जो है फर्दर वेस्ट में है, वेस्ट से जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो वो पहाड़ी का हाइट्स बढ़ता रहता है और फिर उसके बाद फर्दर वेस्ट ईस्ट में जाते हो तो सियाचिन वगैरह आता है, वहाँ पे तो 6000 मीटर्स तक भी जाता है। तो यहाँ पे ये वाला फीचर था 5203 और इसमें 2 अटैक जा चुके थे और इसमें और एक जैसे सौरव कालिया के बारे में सबको पता है, और एक ऑफिसर है कालिया करके, अमोल कालिया। अच्छा। 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का, उनका जो है उसमें उस ऑपरेशन में वो शहीद हो गए थे। उनके साथ मेरे ख्याल में तकरीबन 13 बंदे उनकी यूनिट के शहीद हुए थे। अच्छा। फिर और एक ऑपरेशन गया था लद्दाख स्काउट का, जिसमें इसी ड्यूरेशन में सर ये शहीद हुए थे या पहले हुए थे? मेरे आने के पहले। अच्छा। मेरे कुछ ही दिन पहले हुआ था। फिर और एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें सूबेदार अंशुक दौरजी लद्दाख स्काउट के जी। वो गए थे और उसमें फिर से और तकरीबन 14 बंदे उसमें ख़त्म हुए थे, शहीद हुए थे। तो अबाउट 28 बंदों का जो है वहाँ पे वो पहाड़ी ने जान ले रखा था हमारे बंदों का। और वो पहाड़ी कैप्चर करना ज़रूरी था क्योंकि वो एक वैली जो है ऐसे जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ और ये पहाड़ी ऐसे करके उस वैली के अंदर आता है। तो अगर हमको ऑपरेशंस आगे प्रोसीड करना है तो ये इसको क्लियर करना ज़रूरी था। तो और तब 5203 दुश्मन के पास थी? हाँ, दुश्मन के पास वो बैठे हुए थे वहाँ पे ऊपर। और रेशियो वहाँ पे जैसे सिखलाई के अनुसार जो रेशियो है, एक बंदा जो दुश्मन ऊपर बैठा है उसको डिफीट करने के लिए 12 बंदे लगते हैं इस एल्टीट्यूड में। अच्छा। प्लेन्स में एक बंदे के खिलाफ 3 बंदे लगते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में एक अगर दुश्मन बैठा है उसके खिलाफ कम से कम 12 बंदे आपको ऊपर भेजने हैं। और सरप्राइज एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप सरप्राइज का इस्तेमाल करते हो तो एक छोटा सा टोली भी जो है एक बड़ी टोली के ऊपर हावी हो सकता है। राइट। तो ये हम लोग जो है एयरबोन या स्पेशल फोर्सेस या स्पेशल ऑप्स वाले जो हैं इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सरप्राइज वाला एलिमेंट काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। एनीवे सो तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसी जगह से चढ़ेंगे जहाँ से दुश्मन जो है कभी सोच भी नहीं सकता है कि ये यहाँ से कोई चढ़ सकता है। लेकिन उसका मतलब ये था कि हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाला था। तो 73 के लगभग हम लोग कुछ बंदे थे, तो हमने अपने आप को 2 टोली में डिवाइड किया। अच्छा। ऊपर हम लोग चढ़ रहे थे तो अभी क्या हुआ कि 7:30 बजे हमने शुरू किया। जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया 7:30 बजे हमने शुरू किया। एक नाला था, नाला पार करके उस पार जाना था और फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करना। प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जून के महीने में उजाला जो है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास हो जाता है। 4:30-5 बजे के आसपास। तो ऊपर टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो सरप्राइज का पूरा एलिमेंट और ये खड़ी चढ़ाई से जहाँ से हम चढ़े थे उसका पूरा जो है पर्पस डिफीट हो जाता। तो एनीवे सो फिर फाइनली जो क्या हुआ कि अभी उजाला हो रहा है धीरे धीरे करके। तो फिर मेरे बंदे जो यहाँ वहाँ से स्काउट कर रहे थे उन्होंने बोला कि सामने जो है बंकर है। अच्छा। हाँ। तो एक तरफ से जाके हमने थोड़ा सा देखा कि वो बंकर जो है इस तरीके से बना था कि एक बहुत बड़ा चपटा सा चट्टान था। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग ने फिर स्काउट किया, तो अगर हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है तो नॉर्मली वो सीधा रास्ता तो लेते नहीं है। हम लोग अगर छुपाव से जाना है तो मतलब यहाँ से घूम घाम के थोड़ा सा मुश्किल रास्ता ही लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा घूम घाम के जहाँ से छुपाव मिल रहा है। लेकिन एक जगह था जहाँ पे थोड़ा सा खुला था। अच्छा। तो वहाँ पे पहुँचते तो हम लोग को थोड़ा सा इनको डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी था। तो नामदेव करके और एक बंदा था, नामदेव पवार, उसको मैंने बोला जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तभी आप LMG से यहाँ पे खोल देना, तब तक हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं इनके। तो हम लोग यहाँ से, मैं और मेरा एक साथी था, यहाँ से घूम के इस तरफ से आए और फिर यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचे तो वो ओपन वाले इलाके में नामदेव पवार ने वहाँ से खोल दिया। इनको फिर पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे ऊपर तक पहुँच गए जब, क्योंकि यहाँ पत्थर के पीछे से नज़दीक ही फायर कर रहा है तकरीबन 100 मीटर। तो
तब तक हमने उनको बोल दिया था, वो जो दूसरा पार्टी जो साउथ में था जहाँ से एमएमजी फायर कर रहे थे, कि अभी बंद करो, हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच गए। अच्छा। अभी यहाँ से हम लोग टोटल सरप्राइज लेके यहाँ पे हम 2 बंदे पहुँच गए। ठीक है, तो मेरा जो साथी था रामनिवास, उनको हमने बोला कि आप ऊपर चढ़ जाओ, मैं साइड से जाके ग्रेनेड डालूंगा अंदर। ठीक है, तो अगर कोई बाहर निकलता तो उसको आप रगड़ देना, मतलब मार देना, शूट कर देना। हाँ। और फिर 2 ग्रेनेड लेके, उसका एक तरीका होता है ग्रेनेड हथगोला जो होता है, उसका पिन निकाल के तो फिर एक मतलब क्या बोलते हैं, हथियार को साइड में रख दिया, एक कदम लेके फटाक से मैंने ग्रेनेड डाला ऐसे। जब ग्रेनेड ऐसे डाला, वो बंदे का उसका उसने भी बंदूक लगा रखा था वहाँ पे, उसको पता नहीं था कि यहाँ पे है। तो जस्ट इमेजिन, वो मतलब ये सब इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हुआ। एक कदम लिया, ग्रेनेड डाला, अगर वो ज़रा सा भी ट्रिगर दबा देता, पूरा जो है फायरिंग मेरे पूरा गोले मेरे मुंह पे आ जाए। हाँ, तो लकीली उसने जो है ऐसे था वो, तो बिल्कुल ऐसे हो गया वो भी चौंक गया कि मतलब ये कौन आ गया यहाँ पे। अगर वो चौंकने के बदले में ज़रा सा ऐसे कर देता तो फायर मेरे मुंह पे आता, या शायद बच जाता, पता नहीं, जो भी है। लेकिन मैंने फटाक से ऐसे डाल के मैं आ गया। जैसे ही मैंने ग्रेनेड डाला तो जो है एक बंदा दौड़ के बाहर आया। ग्रेनेड के फटने का टाइम होता है 4 सेकंड। अच्छा। 4 सेकंड में फट जाता है उसका टाइमर जो है ऐसे होता है। तो वो बंदा जैसे ही बाहर निकला, उसको इस बंदे ने मार दिया, रगड़ दिया उसको। तो अभी मैं वो बंकर का दाहिने तरफ वाला जो लूप होल है उसके बाहर खड़ा हूँ मैं ना, हथियार लेके यहाँ पे। अभी वेट कर रहा हूँ कि अभी फटेगा, अभी फटेगा, और वो ब्लडी ग्रेनेड फट ही नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए नेक्स्ट, क्या करना चाहिए? अभी ये भी नहीं पता कि अंदर कितने हैं। तो जो 2 ग्रेनेड आपने एक साथ फेंके थे, वो दोनों नहीं फटे? नहीं फटे। वो जो भी वो ग्रेनेड था, वो ऑर्डिनेंस पैटर्न का जो ग्रेनेड था, 36 HE हैंड ग्रेनेड बोलता है, वो सारा लॉट में जो है कुछ प्रॉब्लम था, डिफेक्ट था। हाँ, जस्ट इमेजिन, हम लोग जो है वहाँ पे 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा ले जाने के लिए जो है बहुत मेहनत लगता है। बिल्कुल। और हमने जो है अपना खाना पीना कम करके जो है एमिनिशन वगैरह जो है कैरी कर रहे थे। यहाँ पे फिजूल का जो है हम ये बड़ी ग्रेनेड कैरी करके जा रहे थे। ठीक है। एनीवेज, अभी प्रॉब्लम ये था कि अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए यार। जस्ट इमेजिन, अंदर जो है वो बंदा आपको मारने के लिए तैयार है, आप उसको मारने के लिए तैयार है। अभी क्या सिचुएशन, अभी उसके और कितने बंदे हैं पीछे ये भी नहीं पता, मतलब आगे आसपास ना, क्योंकि हमको लेआउट तो केवल ये सामने ये जो टारगेट था उसको हमको बर्बाद करना था। बिल्कुल। उसके पीछे पत्थरों के पीछे कोई और दुश्मन है या नहीं है ये नहीं पता। तो क्या करें। तो फिर हमारा एक ड्रिल होता है पैराट्रूपर्स का, जब जहाज से कूदते हैं पैराशूट के साथ, तो होता है 1001, 1002, 1003, 1004, और फिर ऐसे मतलब जैसे वो वूम्ब गर्म, वो क्या बोलते हैं ये, हाँ, बेबी होता है ना, उस किस्म का पोजीशन बना के हम लोग कूदते हैं। यहाँ पे रिजर्व पैराशूट होता है, पीछे मेन पैराशूट होता है। जहाज से जब कूदते हैं तो ऐसे वो पोजीशन बना के कूदते हैं, और फिर 1001, 1002, 1003, और फिर ऊपर देखते हैं अप किसके लिए देखते हैं कि वो कैनोपी आपका पैराशूट डिप्लॉय हो गया कि नहीं, और फिर वो अगर ट्विस्ट आ गया तो उसको खींच के ठीक करना होता है वो। तो ये हमारा ड्रिल होता है। तो फिर मैंने बोला कि ओके, काउंट शुरू करते हैं, 1001, 1002, 1003, यानी कि 1 सेकंड का 1001 हो गया। तो 1019, 1020, ये तो मतलब फट ही नहीं रहा है। अभी क्या करें एंड मेरे को बड़ा डिस्टिंक्टली याद है उस टाइम का कि सबसे ऊंचा आवाज उस वक्त जो, क्योंकि सन्नाटा है सब जगह, आपका खुद का दिल का धड़कन ना, डिग 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 सुनाई आ रही है। तो फिर हथियार कॉक करके रेडी रखा था, तो फिर मैंने बैरल अंडा डाला और टर करके फायर किया। अच्छा। तो प्रॉब्लम ये था कि हमको पता नहीं था कि अंदर कितने बंदे हैं। तो फिर वो दूसरा जो मेरा साथी था, उसके साथ मैं फिर घूम के वहाँ पे गया। थोड़ा समय के बाद वो बंदे वहाँ से मेरे देख ही रहे हैं कि अगर कोई किसी ने बैरल निकालने का कोशिश किया तो जो है वो वहाँ से फायर कर देंगे। तो वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ड्रिल है उसमें शामिल था हमारा। तो वहाँ से हम लोग घूम के गए, तो वो एक बंदा वहाँ पे मरा हुआ था। और फिर हम यहाँ से, अभी बंकर के अंदर लेआउट ऐसा था कि वो
चपटा सा चट्टान जो ऊपर था, बहुत बहुत मोटा सा चट्टान था, उसके अंदर जो है वो एक चट्टान के ऊपर ऐसे सपोर्टेड था, जो ऐसे करके इन्वर्टेड वी शेप में था। यहाँ से एंट्री था और यहाँ पे 2 लूप होल था ऐसे, और बीच में ये वाला इलाका जो है उनके लिए मैनूवर करने के लिए, अच्छा। मूव करने के लिए था। तो जब मैंने यहाँ से ग्रेनेड डाला तो ग्रेनेड यहाँ पे आके पड़े, तो यहाँ पे पड़े थे, तो एक बंदा जो यहाँ पे रहा होगा वो बाहर निकला, उसको तो मार दिया। बाकी जब मैंने फायर किया तो 2 बंदे यहाँ पे थे। अच्छा। तो उनको तो सब जगह गोली लगा, तो जो है वो ऑन द स्पॉट। हाँ, मर गए थे वहाँ पे। तो बाकी वो ग्रेनेड वहीं के पड़े थे। तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, बिल्कुल। हाँ, कि अगर वो नहीं फटा तो वो हमारा ग्रेनेड जो है डिसमेंटल हो जाता पूरा। उसको खोल के फिर देखा, उसमें उनके फ्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम था, तो उस पर चोट लगा हुआ था। एक स्ट्राइकर होता है, जब आप पिन निकालते हो और क्लिप को रिलीज़ करते हो तो एक स्ट्राइकर रिलीज़ होता है, तो उस पर जाके प्राइमर पे लगता है, फिर वो फ्यूज़ जलता है, फिर एक डेटनेटर होता है, वो डेटनेटर फिर एक्सप्लोड होता है। फ्यूज़ पे चोट लगा था, लेकिन वो उसका जो है जला नहीं था। तो उसके बाद हमने बाकी ग्रेनेड स्ट्राइक किए, मतलब पहाड़ी के एक तरफ जो है जहाँ पे बाउल था, जहाँ पे वो मैं बोल रहा था जहाँ पे एडम बेस वगैरह है, तो उस तरफ हमने फेंका। 3-4 हमने फेंका, लेकिन वो फट ही नहीं रहे थे कोई भी। माय गॉड। जस्ट इमेजिन। तो मैं बोला ये बाकी ग्रेनेड्स भी दो, उनको भी यहीं पे वापस ले जाने का कोई मतलब नहीं है, यहीं पे ब्लडी फेंक दो। तो वो ग्रेनेड्स में जस्ट इमेजिन, आई मीन उस कंडीशन में। एनीवेज, तो अभी मेरे को जो है बुरी तरह से मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरा ये नाक वाक में से जो है खून बह रहा था, वो बड़ा गंदा सा फीलिंग होता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने नीचे जब ये कैप्चर, ये 3 बंदों को मार दिया, तो फिर नीचे मैंने रेडियो सेट पे, वो लंबे वाले रेंज वाले रेडियो सेट पे कॉल करके, एक इंद्र बालन करके एक ऑफिसर होते थे वहाँ पे। अच्छा। वो बीएम थे वहाँ पे, ब्रिगेड मेजर स्टाफ ऑफिसर होता है एक। तो उनको मैंने कॉल करके बोला कि कैरी फॉर बालन, कोड वर्ड सोना। सोना, हाँ। अच्छा। सोना यानी कि सोना एक कोड वर्ड था कि अगर आप ऊपर पहुंच गए हो और सक्सेसफुल हो गए हो, तो ये कोड वर्ड उन्होंने चुन के रखा था कि सोना, कि मतलब सक्सेस हो गया। हाँ। तो कैरी फॉर बालन, कोड वर्ड सोना। जैसे ही सोना बोला, बड़ी ये सारे उछलने लग गए, क्योंकि वो उस जगह का सबसे पहला सक्सेस था। बिल्कुल। रेडियो सेट के ऊपर पूरा ये बड़ी पूरा अच्छा, सब जश्न ये, मनाने लगे। हाँ, जैसे और आप सिर्फ सुन पा रहे हो। हाँ, जैसे अभी आईपीएल मैच में वो जो है शोरगुल होता है, वहाँ पे पूरा सारे वेट कर रहे थे ना, क्योंकि सारे कोई सोया नहीं था। तो क्योंकि ये इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। कुछ समय के बाद फिर वहाँ पे दूसरा लद्दाख स्काउट जहाँ पे चढ़े थे, वहाँ से भी उनका जो है वॉर क्राई का आवाज़ आया। अच्छा। हाँ, तो हमने ये 3 मारे, लद्दाख स्काउट्स ने वो 4 मारे वहाँ पे, कुल मिला के 7 पाकिस्तानी मारे थे उसमें। बाकी जो है वहाँ पे गोलाबारी जब हुआ था, मैं सॉफ्टन की बात कर रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा गोलाबारी हुआ, बाकी बंदे जो है दूसरे तरफ से, पहाड़ी के दूसरे तरफ से वो नीचे निकल के भाग गए थे वो। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिला था। अभी सक्सेस हो गया, तो फिर मैंने फिर उनको बोला कि नाउ दैट वी आर सक्सेसफुल, कि अभी सक्सेस हो गया है, आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुआ है। अच्छा। मेरे को नीचे आना बहुत ज़रूरी है, मेरे नाक से खून बह रहा है, सर दर्द हो रहा है बुरी तरह से, मेरा 3रा दिन है यहाँ पे। तो नीचे पहुँचा तो मेरे को काफ़ी डांट लगा, हम यहाँ पे जालिम थोड़ी हैं, ये है वो है। मैं बोला ये तो अभी डायलॉग मार रहे हो, लेकिन उस वक्त बोलता तो आपका नज़रिया और होता। तो एनीवेज, तो फिर 10 दिन का एक्लेमेटाइजेशन करने के बाद मैं वापस फिर ऊपर चढ़ा। और तब तक ये वॉर चल रही है? चल रहा है, हाँ। अच्छा। यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको, वो दिल के शेप का है वो माउंटेन, 5203 उस दिल का वो राइट वो एज है, ये जो ऐसे दिल बनाते हैं उसका ये वाला राइट एज जो है 5203 था। वो जाके मेन रिज में जाके कनेक्ट होता था, और उसके यहाँ पे तो वो मेन रिज के ऊपर काफ़ी सारा मूवमेंट होता था। तो उन्होंने क्या किया, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ऊपर लेके आया, वो 12.4 mm करके, उसका एक बुलेट इतना बड़ा होता है। अच्छा। उसका रेंज कुछ 5 किलोमीटर या कुछ होता है। हम लोग वो यूज़ कर रहे थे क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, राइफल से फायर नहीं कर सकते, तो हम लोग वो यूज़ करते थे। वो कि वो दिखाई दे रहा है कौन जो है उसको उड़ा पाएगा, तो वो थट करके 2 मारता था, फिर बोलता अच्छा तेरा बारी खत्म, अभी मेरा बारी। ये ऐसे थोड़ा सा वहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट था। कुछ फन एलिमेंट्स भी इस तरह से आ जाते थे। हाँ, तो फिर मेरे को बोला गया कि आप जो है ये पीक को 5203 जो हम लोग ने सिक्योर किया था, इसको
आप एक ग्रेनेडियर्स यूनिट था वहाँ पे, मेरे ख्याल में 21 ग्रेनेडियर्स है जो भी है, तो उसको हैंड ओवर करोगे और आप नीचे जाके अपने यूनिट को जाके उनके ऑपरेशन में शामिल होंगे। ठीक है। तो तब तक एक्लेमेटाइजेशन वगैरह हो गया था मेरा ना, तो जब मैं ऊपर वापस बैठ गया था, तो फिर मैं खालूबार के ऊपर से जाने के बदले में मेरे को नीचे से स्कर्ट करके खालूबार फीचर को स्कर्ट करके नीचे एक जगह पे खालूबार जहाँ पे आके ख़त्म होता है वहाँ पे यहाँ से एक नदी आता है, एक नाला आता है, यहाँ से एक नाला आता है। ठीक है, तो एनीवेज कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो फिर वहाँ से नीचे आके खालूबार को स्कर्ट करके दूसरी तरफ गया मैं। अच्छा। और वहाँ पे जाके मैंने लिंकअप किया मेरे यूनिट के साथ, एक स्प्रिंग करके जगह है। और फिर अगले दिन काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गया था, तो फिर वहाँ से हमने फिर से शुरू किया ऑपरेशन मुंथोडालो को क्लियर करने का। अच्छा। तो मुंथोडालो एक ऐसा अहम जगह था हमारे एलसी के हमारे तरफ, जहाँ से पे दुश्मन ने आके इतना बड़ा डंप बना रखा था, मतलब पूरे कारगिल की लड़ाई में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वहाँ पे वॉर लाइक स्टोर्स का जो कैप्चर हुआ था वो वहाँ पे हुआ था। 3 120 mm मोटर्स, 57 mm माउंटेन RCL, अच्छा, रिकॉइललेस गन होता है। फिर RPGs, वो जो आपने तालिबान के साथ देखा होगा, रॉकेट शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स, इतने सारे थे, माय गुडनेस। फिर एंटी पर्सनल माइंस, उसके कम से कम 2 ट्रक लोड थे वहाँ पे। फिर NBC सूट्स, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल सूट्स, यू नो, फिर NBC सूट के लिए चारकोल फिल्टर्स आते हैं, वो उसका तक मतलब इतना सारा ढेर सारा था, दुनिया भर का सामान ना वहाँ पे, इतना बड़ा डंप था वहाँ पे, और एमिनेशन तो इतना सारा। फिर हमारे ग्रेनेड्स फेल हो गए थे वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे ग्रेनेड्स का पूरा भंडार मिल गया हमको, मेड इन रावलपिंडी वाले हरे रंग के ग्रेनेड्स। तो अपने ग्रेनेड्स पूरे डंप करके हमने उनके ग्रेनेड्स लिए अगले ऑपरेशंस के लिए, और उनका ग्रेनेड्स उनके ऊपर खिला, वो 100% जो है फट रहे थे, बहुत ठीक ठाक थे वो, मतलब उनको उनके हथियार से फिर मारने के वो काम आया। फिर वहाँ पे अभी हम रुके हुए थे, तो वहाँ पे मुंथोडालो से थोड़ा आगे ना LC आता है। LC एक्चुअली कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फेंस फूंस लगा हुआ है। जो माउंटेन फीचर होता है उसके ऊपर जो है लाइन लगा हुआ है कि ये पहाड़ी से ये जो है दूसरे चोटी तक, और फिर वहाँ से दूसरे चोटी तक रिज लाइन से कनेक्टेड जो है उसको डिफाइन करके बनाया है मैप के ऊपर। तो ये 2 पीक थे वहाँ पे, बाईं तरफ वाला पीक था कोनिकल और दाहिने तरफ वाला पीक था रिंग कंटूर। ठीक है, तो वो रिज लाइन, वहाँ से रिज लाइन यानी कि पहाड़ी जो है, लंबा सा पहाड़ी ऐसे ना, उसको रिज लाइन बोलते हैं, और फिर वो कहीं पे ऊपर उठता है तो वो एक चोटी हो जाता है। तो कोनिकल एक चोटी था वहाँ पे, और यहाँ पे रिंग कंटूर। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ऐसे करके एक सैडल बनता है, उसको सैडल बोलते हैं, एक यू टाइप का बनता है, उसको सैडल बोलते हैं। तो ये सैडल जो था उनका गेटवे था। तो जो भी पहाड़ी है, रोहतांगला, जोजिला, खरदुंगला, ये सारे जो हैं ऐसे ही, मतलब एक डिप होता है 2 चोटियों के बीच में, या रिज लाइन में कहीं पे डिप होता है, उसको पास बोलते हैं। तो ये एक पास था POK से हमारे तरफ आने के लिए। तो वहाँ से वो आए थे सारे, ये अपने पाकिस्तानी सारे आ रखे थे, और यहाँ पे हमारी तरफ आके यहाँ पे इन्होंने ये बेस बना रखा। अब ये 2 पीक्स है, कोनिकल एंड रिंग कंटूर, ये बीच में ऐसे यू, वहाँ से एक फिंगर ऐसे करके नीचे आ रहा है, और यहाँ से एक फिंगर ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो ये फिंगर कोनिकल, रिंग कंटूर और वो सैडल, इनके बीच में एक बाउल बन रहा है ऐसे। ठीक है। और मेरे को टास्क दिया था कोनिकल को कैप्चर करना। अच्छा। और एक ऑफिसर ने जग्गी करके उनको टास्क दिया था रिंग कंटूर को कैप्चर करना। और जब ये टास्क दिए जा रहे हैं तब हमें ये नहीं पता है कि कहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो उसके लिए नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको टास्क दिया जाता है तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप रेकी करो, अपना अनुमान लगाओ और अपना प्लान उसके बेसिस पे बनाओ। तो मैंने प्लान किया, एक किसी भी ऐसे दुश्मन को जब टारगेट करते हैं, जब हम लोग वॉरफेयर में प्लान करते हैं, तो उनको कोशिश करते हैं कि उनको अलग अलग जगह से
उनको एड्रेस करें, उनके ऊपर अगर अटैक करना ना, एक ही जगह से अगर करते हैं तो मतलब प्रेडिक्टेबल, ज्यादातर जगहों से घेर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। घेर ले नहीं, उनको असॉल्ट करें। अच्छा। हाँ, या तो घेर के फिर असॉल्ट करो, तो घेर लोगे तो फिर उनको पता चल जाएगा कि घेर लिया है, उतना मार्जिन ही नहीं है। हाँ, तो मतलब सीधा अगर असॉल्ट करते हो तो वे तो ओवरवेलमिंग फोर्स। राइट। तो और दूसरा सरप्राइज का एलिमेंट, सरप्राइज का एलिमेंट ऐसे जगह से उनको असॉल्ट करो जहाँ से वो अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल थे उसी वजह से। तो केवल 5 बंदों ने जो है वो बाकी लोगों को रगड़ दिया सामने, तो उनका बंकर वंकर जो है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। मैंने प्लान किया था कि जो हैवी इक्विपमेंट के साथ जाएंगे वो फिंगर के साथ साथ जाएंगे, अच्छा। क्योंकि वो फिंगर के साथ साथ ऊपर चढ़ना बड़ा आसान है। और मैं जो है बाउल के अंदर जाऊंगा और बाउल के अंदर से जाके मतलब जितना एक्सट्रीमली आगे तक जा सकता हूँ उनको उस साइड से उनको असॉल्ट करूँगा। मेरे ख्याल में 11 जुलाई की बात है ये। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे और उस वक्त चांदनी रात था। तो तब तक मेरे पास रेडियो पे मैसेज आया मेरे कमांडिंग ऑफिसर का कि फॉल बैक, बोल्डर्स में बेस में फॉल बैक करो, आपको बाकी डिटेल्स। तो बोलता नहीं अटैक आज नहीं जाएगा, आप फॉल बैक करो। अच्छा। तो हम लोग को तो पता समझ नहीं रहे, मैं नहीं आ रहा था। इतना बड़ी मेहनत करने के बाद पूरा प्लान बना लिया, रेकी कर लिया, ये सब कर लिया, अभी बोल रहे कि फॉल बैक। वापस जब बेस में पहुंचे तो कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि सीज फायर डिक्लेयर हो गया। अच्छा। हाँ, और क्या बोलते हैं ये दुश्मन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एलसी से 1 किलोमीटर दूर हट जाएंगे। अच्छा, पीछे हट जाएंगे। पीछे हट जाएंगे। ठीक है। अभी हम जो है एनिमी को ऑब्जर्व कर रहे थे मुंतोडालो फीचर के ऊपर से, जहाँ पे वो तकरीबन एज द बर्ड फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, जो सैडल जो मैं बोल रहा था आपको, रिंग कंटूर और सोनी, इसके वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर साउथ की तरफ था। तो वहाँ पे हम लोग चढ़ के दुश्मन को ऑब्जर्व करते रहते थे कि मतलब क्या कर रहा है, कहाँ पे उनका बंकर है, ये वो करके। अभी वो सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद हम लोग ऊपर चढ़ के हर रोज जो है ऑब्जर्व करते रहते थे। तो ये जो है कमीने जो है, एक भी बंदा जो है हिल वहाँ से मतलब विड्रॉ करने के बदले में वो बिल्डअप कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो बिल्डअप कर रहे थे। फिर एक बार हमने काफ़ी तकरीबन 60-70 या 100 बंदे होंगे, पता नहीं कितने थे, चींटियों की तरह पूरा वो सैडल के अंदर, उनको जो स्लोप था अंदर, बाउल था, उसके अंदर वो इतने सारे बंदे नज़र आ रहे थे। फिर हम लोग सोच रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी चींटियों की तरह सब जगह फैले हुए हैं। वो लैंडमाइन लगा रहे थे। ओह माय गॉड। मतलब ये बारूदी सुरंग बोलते हैं ना। तब हो रहा है जब सीज फायर का ऐलान हो चुका है। हाँ, तो सीज फायर में ये सब लगा रहे थे। फिर वो जो है हमने देखा एक बार एक बड़ा सा वो 12 ये एंटी एयरक्राफ्ट गन वो लेके आए, क्योंकि वो बड़ा सिनोनिमस होता है, क्योंकि उसका बैरल काफ़ी लंबा चौड़ा सा होता है, आगे बॉम्बू टाइप का होता है वो जी। तो मतलब वो उसका बिल्ड देखने से पता चलता है कि ये अबाउट ये इस कैलिबर का गन है। और फिर वो जो है संगड़ बना रहे हैं, तो हमने बताया उनको कि अथॉरिटीज़ को कि वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो बिल्डअप कर रहे हैं। एलसी पे क्या होता है कि जो एलसी डोमिनेट करता है उसको फिर दुश्मन के इलाके में काफ़ी दूर तक अंदर नज़र आता है। तो एलसी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, एलसी के ऊपर जो डिफेंसेस होता है कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो एनीवे सो ये लोग विड्रॉ नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने बताया तकरीबन 10-11 दिन के बाद फिर उन्होंने बोला कि ये अभी जो है विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो आप जाके कैप्चर करो। अच्छा। तब तक उन्होंने लैंडमाइंस लगा दिए, बंकर बना दिए, और हथियार लेके आ गए ऊपर, लॉन्ग रेंज हथियार वगैरह। मतलब और पहले जितना मुश्किल था अब उससे और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको टाइम मिल गया 10 दिनों का सब कुछ बिल्टअप करने में। तो टास्क वही रखा, कोनिकल मेरे को असाइन किया गया एज ए टारगेट। मेजर जग्गी को दिया था टारगेट रिंग कंटूर। अभी बीच में और भी कई सारा चीज़ हुआ। अभी मेरे साथ और एक ऑफिसर था, समीर बिष्ट। अच्छा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि मतलब ये भाईचारा वगैरह जो है कितना स्ट्रांग होता है। माहौल ऐसा था कि सबको मालूम है कि वहाँ पे जो भी ऊपर जाएगा ऑपरेशन के लिए, या तो उसको कहीं ना कहीं चोट लगेगा, या तो लैंडमाइंस होंगे वहाँ पे, तो उसका ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है, या तो उसको गोली लग सकता है, जो भी है। ऐसे में जब मेरे को सेकंड टास्क असाइन किया गया था, मतलब ये
11th ऑफ जुलाई के पहले। तो समीर बिष्ट, जिसको छोटू बोलते हैं, वो कोटद्वार का रहने वाला है, मेरा इतना अच्छा मतलब दोस्त है। तो वो कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और बोलता है कि अगर कैरी, मेरे को कैरी बोलते हैं यूनिट में ना, करियप्पा थोड़ा लंबा हो जाता है तो कैरी बोलते हैं, तो बोला अगर कैरी को इस टास्क के लिए भेज रहे हैं तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा। तो जस्ट इमेजिन अभी, मतलब उनको पता है कि आगे कल बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, लेकिन वो आपके साथ जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो मतलब एक्चुअली आप अपना ज़िंदगी का जो आप देखोगे, मतलब आपका ओन ब्रदर्स, यहाँ पे तो फैमिलीज़ के बीच में दुनिया भर का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। यहाँ पे तो मतलब लाइफ में अगर आप देखोगे ऐसे सिचुएशन में जो आपके साथ खड़ा है वो आपके भाई से भी बढ़कर है, परिवार से भी बढ़कर है। ठीक है, तो जो मतलब आपके साथ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उसको मालूम है कि वो लाइफ टाइम के लिए जो है, तो उसमें वो कौन सा कास्ट का है, कौन सा लैंग्वेज बोलता है, क्या रिलीजन फॉलो करता है, उससे कोई मायना नहीं है। वो जो आपके बगल में आपके साथ चलना चाहता है, वो सबसे बड़ा भाई तो वही है उसके लिए। तो वो भी जानता है कि उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो एक दूसरे के लिए जान देने वाली कहावत है, वो एक्चुअल अगर कहीं पर चरितार्थ होती है तो वो फौज में होती है, मुझे लगता है। तो ये तो खैर मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा जी। बाकी फिर एग्जाम्पल एक तो ये तो ऑफिसर के साथ जो है एग्जाम्पल है जी, ठीक है। फिर और भी एग्जाम्पल है जहाँ पे जवान जो है दूसरे जवान के लिए कर रहा है, और फिर जवान जो है ऑफिसर के लिए कर रहा है, ऑफिसर जवान के लिए कर रहा है। मैं आपको जब बयान करूँगा आपको बिल्कुल बताऊँगा इसके बारे में। तो एनीवे तो हमने क्या किया था कि वो हम लोग रेकी कर रहे थे, रिकॉनेसेंस कर रहे थे। रिकॉनेसेंस करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड हूँ, तो वापस आके मैंने वो पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करके अच्छा वहाँ पे एक सैंड मॉडल टाइप का बनाया, और बंदों को मैंने बताया कि हर एक बंदे को, क्योंकि ऐसे टास्क में जब जाते हैं हर एक बंदे को मालूम होना ज़रूरी है कि टास्क क्या है और उसको उस टास्क में उसका क्या रोल है। तो सबको बिठा के मैंने समझाया कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, सारे कमांडर्स को ना। और मेरा जो टोली है उनको मैंने बताया कि हम यहाँ से अंदर बॉल के अंदर घुसेंगे और बॉल से जिगजैग करते हुए ऊपर तक जाएंगे सीधा। एनीवेज तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मार्च था उसमें जग्गी के पार्टी को सबसे आगे जाना था। अच्छा। और उसके पीछे मेरे पार्टी को जाना। और जहाँ पे वो क्रिस क्रॉस होता है, दो फिंगर्स ना, मतलब कोनिकल रिंग कंटूर, बीच में सैडल, और वो तो इन तीनों के बीच में जो जहाँ पे वो बाउल बनता है उसका फिंगर्स एक जगह एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस कर रहे थे। जहाँ पे वो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे जग्गी मेरे लिए इंतज़ार किया। अच्छा। उसने मेरे लिए इंतज़ार किया और फिर जो है हम दोनों एक दूसरे को गले लगाया। अच्छा। क्योंकि उसके बाद पता नहीं था कि कभी मुलाकात होगा या नहीं होगा, या अगर होगा भी तो किस सिचुएशन में होगा, या जो भी है। और फिर मेरा जो छोटा टोली था, तकरीबन 23-24 बंदे थे हम लोग, क्योंकि हमको मालूम था कि अभी वहाँ पे लैंड माइन्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये और एक चीज़ मैंने बंदों को बताया था, उनको बताया था लैंडमाइन लगाने के लिए अर्थ का ज़रूरत है। अर्थ को थोड़ा स्कूप करते हैं, लैंडमाइन लगाते हैं, उसका पिन निकाल के उसको कवर कर देते हैं, कैमोफ्लेज कर देते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे लगा हुआ है। अभी पत्थर के ऊपर अगर आप लैंडमाइन लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाना बड़ा मुश्किल है, वो दिखाई देगा या ठोकर से गिर जाएगा या जो भी है। बिल्कुल। तो मैंने बंदों को मैंने बताया कि लैंडमाइन उन्होंने दबा के बिछा रखा है। अगर आप सही सलामत अपने हाथ पांव ठीक ठाक वापस लेके आना चाहते हो, भगवान के वास्ते जो है ये समतल भूमि में मत चलना। अच्छा। चाहे जितना भी मुश्किल हो, आप जो है पत्थरों के ऊपर चलो। अच्छा। और वो पूरा इलाका ऐसा है कि पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर, तो सॉइल वाला जो ये है बहुत कम जगह पे है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, हमारे पास वो कोफ्लाच वाले जूते थे जो हमको सियाचिन में मिले थे, जिसका प्लास्टिक शेल है, बड़ा सख्त सा जूता है, वो पहन के हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर। दूसरा चीज़ मैंने जो उनको बताया था कि वो पहाड़ी चाहे कैप्चर हो या ना हो, 4:30 बजे सुबह दिन होता है, 4:30 बजे जब जहाँ पे भी पहुँचते हैं वहाँ पे अपने चारों तरफ संगड़ बना लेना। अच्छा। संगड़ यानी कि पत्थरों का दीवार ना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमको दुश्मन के आर्टिलरी से, मोटर से,
डायरेक्ट फायरिंग वेपन से बचा सकता है, ठीक क्योंकि है। वहाँ पे आप खुदाई नहीं कर सकते हो क्योंकि रॉकी है। तो बेस्ट ये है कि पत्थर का कोई कमी नहीं है, तो पत्थरों का एक दीवार चारों तरफ बना लो। तो अभी ये कुछ डायरेक्शन दे रखे थे और कई सारे डायरेक्शन के अलावा। तो जब ऊपर चढ़ रहे थे तो क्या हुआ कि तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास ना बगल वाले रिंग कंटूर में बहुत बुरी तरह से धमाका हुआ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद किसी का चिल्लाने का आवाज़ आया। पहले तो कन्फ्यूजन था कि क्या हो गया, फिर मैंने एसेस किया कि हो सकता है किसी ने लैंडमाइन पे पाँव रख दिया और लैंडमाइन का एक्सप्लोजन हुआ। अभी हमारा हालत इतना ख़राब था वहाँ पे, फिजिकल हालत सभी का, बिल्कुल। नहाया नहीं था हमने, तकरीबन 1 महीना हो गया था। मेरे को 1 महीना हो गया था, कुछ बंदे थे जो मतलब वहाँ पे और भी समय से थे। खाना जो है हमको ढंग का नहीं हमने खाया था पिछले जितने भी टाइम से हम वहाँ पे थे, तो वो शक्कर पारा नमकीन पारा जो है वही खा रहे थे। अच्छा। तो और बाकी फिर वो फायरिंग हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पे वैली में, जब अभी वो इतना डिटेल में तो नहीं बताया, वहाँ पे वो कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हो रहे थे हमारे चारों तरफ ना। अच्छा। वो एक जगह पे मैंने देखा वो 3 बंदे जो है वो ग्रेनेडियर्स यूनिट के, उनको जो है आरपीजी आके मारा था उनके ऊपर, वो उनका पूरा बॉडी तितर बितर पड़ा हुआ था वहाँ पे। जब आप देखते हो ऐसे, बिल्कुल। तो मतलब पेट फटा हुआ है, किसी का बड़ी 1 लिम्ब निकला हुआ है, तो असर करता है। और ये कांस्टेंट आप इस सिचुएशन में लगातार हो, ये नहीं कि जो है वो देखा आपने फिर जो है एक्सीडेंट की तरह, तो फिर मतलब उसके एक बाद तरफ ऑक्सीजन कम है, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद आसपास आप इस तरह की हाँ, का सीन देख रहे हो, और वो वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है, टेरेन इतना मुश्किल है, तो कुछ और भी आसान है ही नहीं वहाँ पर। और फिर लगातार गोलाबारी चल रहा है, तो ये सबसे पहले आपका जो है वो स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन सबसे पहले आपके स्टमक पे प्रभाव डालता है। तो हम में से कई सारे बंदों को ब्लड डिसेंट्री हो रहा था। ओह तो मतलब बोली ब्लड एंड ब्लड My लाइक God. रियली हॉरिबल, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वो करके। तो एनीवेज, तो तो मेरा जो है बुरा कंडीशन था, तो मेरे को रिलीव करना था अपने आप को। तो मैं अपना आपको रिलीव करने के लिए एक जगह पे गया। तो तब तक वो जब वो धमाका हुआ वहाँ पे, उसके बाद दुश्मन को पता चल गया। हम लोग साइलेंटली चल रहे थे जी। ऊपर कि सरप्राइज बरकरार रखने के लिए। तो उसके बाद इतना बुरी तरह से फायरिंग शुरू हो गया उनके ऊपर, हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं आ रहा था। उनके ऊपर दबा के फायरिंग आ रहा था, पूरा धमाधम, और पूरा ज़मीन ऐसे हिल रहा है वहाँ पे। तो जहाँ पे मैं अपने आप को रिलीव कर रहा था, बगल से एक ऐसे बड़ा सा चट्टान लुढ़क के नीचे गया, और फिर मेरा पार्टी नीचे था वहाँ पे। वहाँ से किसी का चिल्लाने का आवाज़ आया। ओह लकीली वो चीख वगैरह जो है उसका, क्योंकि इतना फायरिंग चल रहा था, तो उसमें दब गया वो। अच्छा। तो ये बंदा चिल्ला रहा है लगातार। तो फिर जिप अप करके नीचे गया, तो फिर वो देखा एक बंदा दबा हुआ है पत्थर के बीच में ओह माय गॉड। नीचे, और उसका मुंह में खून वून लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि ये बंदा जो है ये हो गया इसका काम। तो पत्थर सब ने मिल के पूरा जोर लगा के वो पत्थर डाउन किया। लकीली ये बंदा जो है 2 पत्थरों के बीच में एक ऐसे कैविटी था, उसके अंदर बीच में फंस गया वो। अच्छा। और उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ था, केवल उसका नाक में से स्किन निकल के ऐसे लटक गया था ऐसे। अच्छा। तो लेकिन हिल गया था वो बंदा ना। वो अभी हमारे साथ, हमारी टोली के साथ एक जब जो भी असॉल्टिंग फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब कॉलम्स होते हैं, उसके साथ एक आर्टिलरी का एक कंपोनेंट जाता है साथ में, जिसमें 3 लोग होते हैं। एक ऑफिसर होता है, एक रेडियो ऑपरेटर होता है, और एक सर्वेयर होता है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल में सर्वेयर था या क्या था ये उसका ना, आर्टिलरी का। तो ये बंदा बिल्कुल हिल गया था ये बंदा ना। तो उसका पिट्ठू विट्ठू लेके सब जो है हथियार वगैरह जो है, फिर उसको पंप अप किया उसको ऊपर चलने के लिए। अच्छा। फिर जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, फिर वापस हमने रिज्यूम किया भी। तब तक वो बगल वाले में दबादब फायरिंग चल रहा है, बुरी तरह से फायरिंग लाइक ना। तो रिंग कंटूर के ऊपर। तो जब 4 बजे के आसपास हम लोग ऊपर पहुंचने वाले थे, चल रहा है वहाँ पे बगल में दबादब चल रहा है। अच्छा। तो 4 बजे के आसपास जब ऊपर पहुंचने वाले थे, तभी मेरे पास रेडियो सेट पे कॉल आया, दीक्षित फॉर कैरी, अच्छा। कोड वर्ड सोना। अच्छा। तो मैं, वो कोड वर्ड हमने सेम रखा था, ठीक है। तो मैं तो बड़ा खुश, मैं बोला एनी एनिमी, वहाँ पे कोई दुश्मन वगैरह बोलता है, कोई एनिमी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। लेकिन सिक्योर हो गया। अंधेरा था,
बादल छा रखे थे, हल्का हल्का सा स्नोफॉल हो रहा था, हल्का, बिल्कुल हल्का, वो गिर जा रहा था और पिघल रहा था। तो लेकिन जो है मेरे को सामने जो है वो पीक नज़र आ रहा था। पीक के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान था, बहुत बड़ा, तकरीबन अबाउट 8-9 फीट अच्छा। लंबा होगा, इतना चौड़ा भी होगा। तो वहाँ पे उसके चारों तरफ हमने वहाँ पे एक संगड़ देखा, फिर वो थोड़ा सा उजाला हो रहा है और हम लोग पहुँचने वाले हैं और वो तकरीबन 70 के आसपास बंदे थे दीक्षित के साथ। अच्छा। मेरे साथ तकरीबन 20 के आसपास थे। अभी मेरे को बंदे नज़र नहीं आ रहे, नहीं नज़र आ रहे। तो फिर मैं एक तरफ खाई है पूरा 700 फीट का, और फिर वो पत्थर के उस तरफ ये टी टाइप का बनता है जहाँ पे वो फिंगर आके मिलता है। तो ये चोटी यहाँ पे है जहाँ पे जॉइन होता है, यहाँ से ये फिंगर नीचे आ रहा है, ये पूरा ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ है, मतलब क्रैगी है, एक तरफ फॉल है। तो हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं, हम लोग यहाँ से चल रहे थे। तो मैं बोला कहाँ पे है ये, कहाँ पे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ऊपर पहुँचे, अपने तो कोई बंदे ही नहीं नजर आ रहे, लेकिन हैरानी का बात ये था कि दुश्मन भी कहीं नहीं है। तो मेरे असेसमेंट में क्या हुआ होगा कि उनको पता नहीं था कि यहाँ पे भी अटैक आ रहा है। अभी यहाँ पे बीच में ये यहाँ पे धमाका हुआ, यहाँ पे पूरा जबरदस्त फायर फूर चल रहा है। तो उनको रीइंफोर्समेंट के तौर पे यहाँ से कुछ बंदे निकाल के उन्होंने वहाँ पे भेज दिया। अच्छा। अभी यहाँ पे जब पहुँचे देखा कि संगड़ सारे खाली है, मतलब बना हुआ है संगड़ वगैरह बना हुआ है लेकिन खाली है। पत्थर के उस तरफ हम लोग जाके देख रहे थे, मैं सबको चिल्ला रहा था कि संगड़ बनाओ। तभी वहाँ से किसने चिल्ला के बताया, जो वेस्ट की तरफ एक तरफ खाई है और वो ऐसे, मैं बोल रहा था टी है यहाँ पे, ये पीक है, ऐसे पीक से ये फिंगर ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ से ये रिज लाइन आगे जा रहा है। राइट। यहाँ से तकरीबन 40 गज दूर एक लोकेशन था और हमारे लोकेशन और उनके बीच में बिल्कुल रेजर्स एज ना, एकदम, मतलब उसके ऊपर कोई गिरेगा तो वो कट जाएगा वो, इतना। हाँ, ऐसे करके है। और वहाँ पे एक 2 संगड़ बने हुए थे, 2 संगड़ के बीच में एक बंदा लेटा हुआ है। अच्छा। उसका एक स्केच भी बनाया मैंने, आपको दूंगा। 40 गज पे ही है। हाँ, आई विल गिव यू दैट स्केच, एंड वहाँ पे देखा एक बंदा लेटा हुआ है। अभी हम सब का दाढ़ी दूढ़ी उगा हुआ था, हमने शेव शू तो क्या नहीं था हमने इतने समय से, सारे काले हो रखे थे क्योंकि टैंड हो रखे थे इतने बुरी तरह से। मैं बता रहा था ना आपको, सन का इंटेंसिटी इतना स्ट्रेस ये हो रखा। और फिर वो बंदे को जब देखा तो मैं बोला, बड़ी ये तो यहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है। अच्छा। मैं सोचा ये मेरा बंदा है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि ऊपर पहुँच गया है। हाँ। तो उसको मैं बोला, बड़ी गाली देने लग गया उसको। मैं बोला, बड़ी तेरे को आके डिफेंस लेना चाहिए, यहाँ पे आके साला लंबा हो गया तू तो। अच्छा। वो भी बंदा उठ के लेजीली देख रहा था कि ये कौन चिल्ला रहा है ऐसे, लेकिन पागल की तरह। लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं है कि वो कौन है, वो हमारा बंदा है या पाकिस्तानी? नहीं पता। तो जब वो चिल्ला रहा था तो दाहिने तरफ वाला दीवार थोड़ा नजदीक था, बाएं तरफ वाला दीवार थोड़ा, दोनों के बीच में एक गैप था। तो जब ये चिल्लम चिल्ली चल रहा था यहाँ पे, तो एक बंदा यहाँ से दौड़ के गया है यहाँ पे, क्योंकि ये दीवार नजदीक था देखने के लिए कि ये कौन है। तो उसका भी दाढ़ी वगैरह हुआ था। जब वो दौड़ के गया तो एक विक्रम करके एक मेरा बंदा है, मेरे साथ में था वो। अच्छा। तो उसने बोला, साला साहब ये तो बड़ी पाकिस्तानी है। क्योंकि उसने खाकी पहना था, उनका वो खाकी पहनते हैं ना, तो उसका खाकी एक स्वेटर था, खाकी वो वुलन ट्राउजर था और एक बालकलावा भी पहना हुआ था। तभी वो गूज़बम्प्स नहीं होता, इतना नज़दीक ना, पहला इनकाउंटर इस ऑपरेशन में। तो फिर मैंने बोला, तू उसको रगड़, मैं इसको रगड़ता हूँ। अच्छा। तो मैंने, अभी आपको 2 दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दिए, हाँ। ठीक है। तो विक्रम ने उस बंदे को शूट किया, मैंने इस बंदे को यहाँ पे शूट किया। अच्छा। तो उसको यहाँ पे गोली लगा और उसका बॉडी ऐसे करके स्लम करके ऐसे गिरा। अभी हमको कंफर्म करना ज़रूरी था कि कंफ्यूजन में अपने ही तो नहीं रगड़ दिए टेप्स ना। तो बाइनोकुलर्स लेके तसल्ली से देखा, बड़ी ये तो पाकिस्तानी। हाँ, 40 गज, और हल्का हल्का बर्फ़ पड़ रहा है, उजाला भी हो ही रहा है उसके बीच में। फिर एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद फिर दुश्मन को भी पता चल गया कि ये तो यहाँ पे आ गए, कोनिकल पे भी आ गए, वहाँ पे रिंकनटूर पे तो आ गए हैं करके मालूम है। वहाँ पे हमारे बंदे ऊपर तक पहुँच नहीं पाए थे तभी तक। तो फिर उसके बाद घमासान हमारे ऊपर भी फायर आना शुरू हो गया। अभी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि
इतना ज़्यादा फायरिंग फूरिंग ना, बड़ी ये पत्थर का पीसेस इधर उधर उड़ रहा है, धूल मिट्टी, धमाका, बड़ी इट्स लाइक मैडनेस लगातार, दबा दब, ढमा ढमा। और जस्ट इमेजिन, दुश्मन जो है 40 गज दूर से फायर कर रहा है, वहाँ से एक तो पोजीशन वो था, उसके अलावा और पीछे और भी पोजीशन था। तो दूसरा मेरा बंदा जो है सुनील, वो मैं तो इस तरफ फोकस था, ये चल रहा है यहाँ पे बगल में। तो सुनील ने देखा ये बंदा जो है इसको चोट लगा है और फायर लगातार चल रहा है दबा के। अभी संगड़ के पीछे बैठे हो तो आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन जस्ट इमेजिन इतने फायरिंग फोरिंग के बीच में लगातार फायर चल रहा है, इतना नज़दीक से 40 गज, यानी कि इट विल बी लाइक समवेयर जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ग्लास पेन्स है ना, यहाँ से गाली दे रहे थे हम लोग एक दूसरे को। हाँ, जब थोड़ा लल्लू हुआ ना बैटल में, मतलब थोड़ा सा वो गाली दे रहे थे एक दूसरे को, मतलब इतना नजदीक है कि सुन भी पा रहे हैं एक हाँ दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, सुन रहे थे एक दूसरे को। एनीवेज, तो सुनील ने अपना प्रोटेक्टेड इलाका छोड़ा, संगड़ छोड़ा, अपना साथी को देखा वो वहाँ पे तड़प रहा है, उसको फर्स्ट एड देने के लिए वो दौड़ के गया उसके पास। अच्छा। और जब यहाँ से निकला वो, उसको 7 गोली लगी। ओह माय गॉड। और फिर जस्ट इमेजिन, कौन करेगा यार ऐसे, यार जस्ट इमेजिन। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि दैट जस्ट इमेजिन। एंड ये होता है पहचान एक अच्छी यूनिट का, जहाँ पे it is not just between officers or between men, or it's at all dimensions. सुनील वो चाहता तो अपने प्रोटेक्शन में बैठ सकता था वहाँ पे, लेकिन उसने देखा मेरा साथी जो है घायल हो रखा है, उसको फर्स्ट एड देने के लिए यहाँ से दौड़ा, बेचारे को 7 गोली लगी। और वो क्लिफ है 700 फीट, मैं बोल रहा था एक तरफ, वहाँ से लुढ़क के नीचे गिर गया वो। तो वहाँ तक बेचारे के पास पहुँच ही नहीं पाया। तो जब हमने जाके देखा वो उसको, हेमचरण को, उसका बॉडी काफ़ी देर तक ऐसे तड़प रहा था, तो ये क्या बोलते हैं, वो कोई गुंजाइश नहीं था, पूरा स्कल उसका उड़ गया था, ये बहुत बुरा हाल था उसका। फिर ये जो है, फिर हेमचरण चला गया, सुनील चला गया, फिर किसी ने बोला नरेश को लग गया। अच्छा नहीं, फिर किसी ने चिल्लाया, हम लोग वो बड़ा सा, मैं बोल रहा था चट्टान है अबाउट 8 to 10 फीट या जो भी है, तो हम लोग देख रहे थे ये 2 संगड़ जहाँ पे हमने वो बंदों को मारा इनिशियली, उसके दूसरी तरफ वो सैडल है, बीच में जो है वो फिंगर नीचे जाता है, फिर वो दूसरी तरफ सैडल है, और सैडल से आप चढ़ के जाते हो रिंग कंटूर के लिए, तो डिप करता है और फिर ऊपर जाता है। तो वो तरीका था दुश्मन को ऊपर आने के लिए। अच्छा। तो किसी ने वो पत्थर के दूसरी तरफ से चिल्ला के बोलना शुरू किया कि साहब काउंटर अटैक आ रहा है, काउंटर अटैक आ रहा है। अच्छा। तो मैं पूछा कितने बंदे हैं, तो बोला सब बंदे ही बंदे हैं, मतलब पूरा गाली गलौज के साथ कि कम से कम 100 होंगे। अभी मैं असेसमेंट, काउंटर अटैक आ रहा है का मतलब बंदे आ रहे हैं कि उनका फायरिंग आ रहा है? बंदे ही आ रहे हैं चढ़ के। काउंटर अटैक का मतलब ये होता है कि हमने अटैक किया, कब्जा कर लिया, तो दुश्मन जो है अब वो आ रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है। तो क्योंकि हमने जो है वो सबसे डोमिनेटिंग पोजीशन उस पहाड़ी पे हमने वहाँ पे जाके ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उसको वापस लेना ज़रूरी था, तो वो काउंटर अटैक कर रहे थे। तो मैंने जब पूछा कि कितने बंदे हैं, तो वो बोला कि साहब कम से कम 100 होंगे। अभी जो है हम सबका थोड़ा सा जो है हालत थोड़ा टाइट था तभी, बिल्कुल, क्योंकि एमिनेशन हमने काफ़ी जो है खर्च कर दिया था, फायरिंग फूरिंग चल रहा था दबा के। तो मैंने पूछा कितने बंदे हैं, तो नहीं, जब उन्होंने बोला 100 बंदे हैं, तो मैंने फिर असेसमेंट लिया ना, हेमचरण चला गया, सुनील चला गया, फिर इसको चोट लग गया, इसको चोट लग गया, फिर नरेश, तब तक किसी ने चिल्ला के बोला कि साहब नरेश को लग गया, नरेश को गोली लग गया थ्रू द माउथ, उसको पूरा जबड़ा शबड़ा ऐसे खुला हुआ था, वो पड़ा हुआ था यहाँ पे, और उसके पास लाइट मशीन गन था। तो हालत वाकई में बहुत बुरा था। तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने चेक किया, मेरा तो तकरीबन 1 मैगज़ीन या 1.5 मैगज़ीन बाकी था। अभी ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, एक्चुअली हमने वो बॉडीज़ देखे थे जो टॉर्चर करके वापस किए थे। अच्छा। तो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था, ते नाखून निकाल दिए थे, फिर प्लायर्स लेके उन्होंने स्किन फाड़ दिया था छाती में से, ठीक है, फिर आंखें जो है उन्होंने गॉज आउट कर दिए थे, फिर ये ग्रॉइन वगैरह जो है जेनिटल्स उन्होंने निकाल दिए थे, मतलब बहुत, और फिर ये प्लायर्स के साथ जो है ये क्या बोलते हैं स्काल्प वगैरह निकाल दिया था। तो लेकिन
जो है मतलब कोई अगर मतलब हमने डिसाइड किया था कि अगर बाय द वे हमारा एमिनेशन वगैरह ख़त्म होता है, हम दुश्मन को ये प्लेजर नहीं देंगे कि हमको कैप्चर करके टॉर्चर करे। अच्छा। हाँ, तो हमने क्या किया था कि 2 राउंड जो बुलेट्स होते हैं उसको अलग से हमने अपने हैंकी में बांध के रखा था कि फायर करते करते जज्बात में अगर हमने अपना एमिनेशन ख़त्म कर दिया तो आखिर टाइम तक लड़ेंगे, लेकिन जो है दुश्मन को हम अपने आप को जो है अलाइव प्रेजेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब तैयारी ये थी कि अगर बात इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कैप्चर करने तक आ जाते हैं, आप लोगों को पकड़ने तक आ जाते हैं, तो आप लोग खुद को शूट कर लेंगे। हाँ, माय गॉड। मतलब तो मरने के लिए तैयार थे, तो मतलब फिर जो है बिल्कुल। तो दिमाग में फिर वो क्वेश्चन एक आध बार आया ना कि क्या ये टाइम आ गया है, क्या ये टाइम आ गया है। तो सबको मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि जब उन्होंने बोला कि वो काउंटर अटैक आ रहा है कि, तो बोला कि सिंगल शॉट फायर करो, सिंगल शॉट फायर करो। तब तक एक कमान सिंह करके एक हमारा बंदा है, वो मेरे पास आके बोला कि साहब एक पोटली में 500 राउंड अलग बांध के आओ। अच्छा। 500 राउंड काफ़ी होता है, बहुत होता है, बिल्कुल। और उसका वेट भी काफ़ी होता है। इट्स लाइक कि वो मरने वाले को जो है थोड़ा सा तिनके राहत का मिल सहारा गया। था हाँ, और ये बहुत बड़ा सहारा हाँ। मिल गया। तो एनीवे सो उसके बाद तो फिर एनीवे सो फिर वो चल रहा था, ये तकरीबन 10:30 बजे की बात है। तो हम लोग फायर कर रहे हैं, तो फिर मैंने सबको चिल्ला के बोला कि सिंगल शॉट फायर करो वगैरह। तो डेस्परेशन था हमारा कि क्या करें, क्योंकि वो तकरीबन 14-15 बंदे थे हम लोग एबल बॉडीड, बाकी सारे बंदों को कहीं ना कहीं चोट लगा था। तो युद्धवीर मेरे बगल में था। अच्छा। युद्धवीर ने देखा कि उसने देखा मेरे को, बोला कि क्या हो गया साहब। तो मैं बोला युद्धवीर काउंटर अटैक आ रहा है, तकरीबन बोला कि 100 बंदे होंगे। हेमचरण MMG आउट ऑफ एक्शन हो गया है, हेमचरण ख़त्म हो गया है, सुनील ख़त्म हो गया है, नरेश जो है LMG पे है, उसको गोली लग गया है। LMG संभालना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन ऐसे सिचुएशन में जो है सामने एक पत्थर था, पीछे वो बड़ा सा चट्टान था 8-10 फीट का, सामने से फायर आ रहा है लगातार 40 गज। युद्धवीर ये पत्थर के ऊपर कूदता है, फिर यहाँ से उस पत्थर के ऊपर कूदता है, और फिर वहाँ से उतर रहा था दूसरी तरफ। तो एक भी गोली नहीं लगा उसको। अच्छा। जब उतर रहा था तो उसको यहाँ पे गोली लगा। अच्छा। और ये हड्डी टूट के यहाँ से निकला हुआ था, और यहाँ से खून निकल रहा है फव्वारे की तरह। अच्छा। दूसरी तरफ जाने के लिए एक तो ये तरीका है, एक तो या तो साइड से आप जा सकते हो, लेकिन अगर फिसल गए तो 700 फीट नीचे गिरोगे। तो जस्ट इमेजिन ये बंदे ने क्या किया, अपना बटन शटन खोला, ये टूटा हुआ हाथ ऐसे करके डाला यहाँ पे, नरेश को जाके एक साइड में किया और चिल्ला के गाली वाली निकाल के फायर कर रहा था। अच्छा, LMG संभाल लिया। हाँ, लाइट मशीन गन। तो फिर बंदों को मैं बोल रहा था जगह बदल बदल के फायर करो, बदल के फायर करो। तो ये चल रहा था लगमाशा ना। अभी पता चल इतने सारे बंदे थे, वो ऊपर पहुंच रहे थे वो। तो बार बार हम चेक कर रहे थे कि एमिनेशन ख़त्म तो नहीं हो रहा है, तो देन आई सेड कि ओके लेट्स कॉल फॉर सम आर्टिलरी फायर। तो आर्टिलरी फायर के लिए जब वो जो है वो आर्टिलरी ऑफिसर थोड़ा सा इनकैपेसिटेट हो गया था उस वक्त। तो उसका रेडियो सेट लेके फिर मैंने गुरप्रीत से बात किया। वो मुंथुडालो पे बैठा था, जहाँ से हम पहले ऑब्जर्व कर रहे थे, अब 2 किलोमीटर दूर। तो उसको मैंने कॉल करके बोला कि रेफरेंस सेंटर ऑफ द सैडल लेफ्ट 100 मीटर्स। हमारा तरीका होता है गेट व्हाट एवर यू कैन, वी आर इन अ बैड सिचुएशन। तो बोलता है कैरी डू यू इवन नो व्हाट, तू बड़ी तू क्या बोल रहा है करके ना। तो इसे बोफोर्स के गन अपने एक्सट्रीम रेंजेस पे फायर कर रहे हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ये यहाँ पे गोले का जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वो कैसे एक्ट करेगा। आप ज़रा सा भी करेक्शन दोगे, वो जो है करेक्शन, क्योंकि वो इस किस्म के एल्टीट्यूड पे दुनिया में और दूसरा कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान और चाइना के अलावा। ज़रा सा भी करेक्शन दो तो वो दाएं बाएं चले जाता है। तो उसको मैंने बोला ये मेरे को लेक्चर देना बंद कर, आई नीड द ब्लडी फायर, मेरे को फायर तुरंत चाहिए। और ये फायर आप बोल रहे हैं यानी कि जहाँ पर आप हैं आप वहीं पर फायर मंगवा रहे हैं? नहीं, तो
इसमें मैं बहुत आपको नजदीक मतलब। हाँ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ इसका कोनोटेशन क्या होता है। बोफोर्स का राउंड जहाँ पे गिरता है 300-400 मीटर के रेंज में, जहाँ पे भी जो भी उसके रेडियस में सब कुछ बर्बाद कर देता है। माय गॉड। ठीक है, ओपन में अगर है तो ठीक है। ठीक है। तो हम लोग फायर मंगा रहे थे तकरीबन 50 से 100 मीटर दूर, और 50 से 100 मीटर दूर जो है मांगने का मतलब सुसाइडल फायर। बिल्कुल। तो 50 मीटर कुछ है ही नहीं। हाँ, तो मतलब 300 मीटर के अंदर अगर कोई फायर अगर मंगाता है, यानी कि वो अपने ऊपर ही मंगा रहा है फायर। तो गुरप्रीत ने बोला कि बोफोर्स, उसने मेरे को बताया बड़ी बोफोर्स का फायर होता है 400 मीटर तक जो है उसको सब कुछ तबाह कर देता है। तो 100 मीटर 50 मीटर पे मांग रहा है फायर। तो मैं बोला अगर हमारे पास फायर नहीं आया तो हम इन एनी केस नहीं बचेंगे। तो क्योंकि ये दुश्मन लगातार हाँ, नजदीक आ रहा है। हाँ, तो ऐसे वो साला बुलेट इस्तेमाल करने के बदले में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसमें खत्म हो गए तो यू नॉट टेकिंग योर ओन लाइफ। सो देन ही वाज सेइंग कि ओके, देन उन्होंने बोला कि ठीक है बड़ी, गॉड ब्लेस यू। एंड फिर वो फिर मैंने बंदों को बोला कि बड़ी फायर आ रहा है, सारे बड़ी ये फिर फायर आया दबा के, उसने क्या तिकड़म लगाया, सारे बड़ी दबा दब चारों तरफ गोले गिर रहे थे। तो उस टाइम आप लोगों की पोजीशन क्या थी? बैठे हुए थे, लेटे हुए थे? नहीं, हम लोग सब संगड़ था, मतलब या तो ऐसे करके संगड़ के पीछे थे। फिर वो होता है कि जब वो फायर का तरीका होता है कि जब वो रेडियो सेट पे आर्टिलरी वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर सुनाई दे रहा था क्या बोल रहा है। तो उसका एक तरीका होता है कि वो जब फायर करते हैं वो बॉम्ब्स गॉन बोलते हैं। अच्छा। फिर ठीक है, टाइम ऑन टारगेट, फ्लाइट ड्यूरेशन कुछ ऐसे बोलते हैं कि मतलब हवा में वो गोला इतना समय के लिए रहेगा, इतने सेकंड के लिए रहेगा। अच्छा। और वो हाई एंगल में फायर कर रहा है, हाई एंगल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग लेता है। और फिर उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट या कुछ ऐसे बोलते हैं। अच्छा। तो ये सब टाइम्ड होता है, एक बंदा जो है उसको पूरा कैलकुलेट करके टाइम करके कर रहा है, वो होता है एकदम प्रिसाइज। राइट। तो वो बोलता था ये वो करके, तो फिर वो जब बोलता है स्टैंड बाय, फिर इम्पैक्ट। तो जब वो स्टैंड बाय बोलता था तो फिर मैं सबको बोलता था सारे डाउन हो जाओ, और गोलाबारी के बीच में चिल्लाना चीखना, सबका गला बैठ गया था पूरी तरह से। फिर एनीवेज वो चला, काफ़ी समय के लिए चला। फिर उसके बाद फिर जब थोड़ा शांति हुआ और गुरप्रीत फिर मेरे को कॉल कर रहा है, बोलता है हाउ इज़ इट नाउ। तो मैं बोल रहा हूँ कि और एक बड़ी राउंड लेके आओ, और एक राउंड गन फायर लेके आओ, और एक राउंड गन फायर लेके आओ। फिर वो देख रहे हैं वहाँ पे और कोई हरकत नज़र आ रहा है। वो हरकत नज़र नहीं आ रहा था, वो बंदे जो है काफ़ी घायल हो रखे थे नीचे। ना कोई ऐसे हाथ कर रहा है ऐसे करके ना नज़र आ रहा नीचे। तो फिर मेरे को चिंता था मेरे बंदों का। तो फिर एक संगड़ पे जाके देखा, मैं बोला बड़ी सब ठीक है। मैं बोला अच्छा तू भी ठीक है बड़ी, तू भी बच गया करके ना। तो मतलब आपने फिर चेक किया कि सब ठीक है कि नहीं है, एक दूसरे को सबने देखा। और ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा कैरी सर। हाँ नहीं, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था ना 5203 पे एक्चुअली आर्टिलरी का अगर आप प्रोटेक्शन में हो तो मतलब बचने, अगर वो गोला वो संगड़ के उस पार भी गिर गया, आपके कान वान सब फूट जाएंगे। Exactly. लेकिन आप तो कम से कम सही सलामत रहोगे। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन चमत्कार बोलो या जो भी हो, अभी आपके सामने बैठा हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ नहीं तो बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो उस दिन कुछ भी हो सकता था। अच्छा, फिर दिन भर ऐसे ही चलता रहा, फायरिंग लगा के तार। तो एक जगह से जो है कोई आरपीजी फायर कर रहा था। आरपीजी होता है वो शोल्डर फायर्ड रॉकेट, नहीं होता जो आपने तालिबान वगैरह के साथ सारे उसमें देखा होगा, वो बोम्पू टाइप का जो पॉइंटेड टाइप का नोस वाला ना, उसको आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बोलते हैं। तो कोई फायर कर रहा था दबादब ना, वो जो 40 गज दूर जो मैं बोल रहा था जहाँ पे वो शुरुआत में जो 2 बंदे मारे थे, वो उसमें से एक बाय द वे एक ऑफिसर है आर्टिलरी का ऑफिसर। अच्छा। उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाद में मिला था जब हमने वहाँ पे ट्रूप्स भेजे। लेकिन उससे भी पीछे उसके वो पोजीशन के बाद थोड़ा सा नीचे को ऐसे डिप करते हुए आगे, ऐसे कर्व करते हुए आगे को जाता। वहाँ से कोई लगातार आरपीजी फायर कर रहा था। अभी हम लोग को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कहाँ से फायर हो रहा है।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक आरएल हमारे पास एक स्वीडिश ये है कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, अच्छा जो इसमें खूबी ये है कि हम उसके बम को हवा में फोड़ सकते हैं, अच्छा और उसमें कुछ छर्रे होते हैं, कुछ 50,000 या 60,000 छर्रे होते हैं। वो हवा में फूटने से क्या होता है कि अगर कोई दीवार है उसके पीछे कोई छुपा है, वो छर्रे जो हैं अगर हवा में फूटता है तो वो बंदा जो दीवार के पीछे है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर ओपन में आके फायर करना है, नहीं तो क्या होगा कि अगर पीछे अगर पत्थर है फायर करोगे तो वो बैक ब्लास्ट आपको ही जला देगा। अच्छा यू लूज योर ओन लाइफ। ठीक है। जो फायर कर रहा है वो ही खत्म हो जाएगा। तो वो एक सर्टन एंगल है और सर्टन डिस्टेंस है, उतना जो है क्लियर होना ज़रूरी है। और फायर करना है तो ओपन में आपको आना पड़ेगा। तो काफ़ी भारी सा वो होता है, इक्विपमेंट होता है उसको। तो मैंने बोला कि मैं फायर करता हूँ। तो प्रकाश से सवाल करके और एक बंदा था मेरा, मैंने बोला तू लोड करना, क्योंकि वो पीछे से लोड करना होता है। जैसे ही मैंने उसको कंधे पे लिया तो बगल में एक संगठ था जहाँ पे नामदेव पवार था। तो नामदेव पवार ने कॉलर से पकड़ के मेरे को खींचा, अंदर खींचा। हाँ अच्छा। क्योंकि वो फायर कर रहे थे, 40 गज दूर से फायर कर रहे थे वो, फिर नीचे जो है वहाँ से फायर कर रहे थे, फिर वो आरपीजी फायर हो रहा था। बोलता है नामदेव मेरे को बोलता है कि साहब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, लेकिन अच्छा तो मैं नाराज़, मैं गुस्सा हो गया उसके ऊपर। तो मैं बोला क्या क्या ये क्या तरीका है? तो बोलता है कि साहब आपको रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है, जब तक आप रहोगे हम सबका हौसला बना रहेगा। अगर बहुत बड़ी बात है। हाँ, रिस्क अगर लेना है तो मैं रिस्क लूँगा, आप रिस्क नहीं लेंगे। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो जवान जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे को जो है वो रिस्क में डालने को तैयार नहीं है। रिस्क में डालने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, एक तो वो ऑफिसर जो है दूसरे ऑफिसर के लिए, फिर वो जवान है अपने जो दूसरे जवान के लिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं एक जवान अपने ऑफिसर के लिए। फिर वो जो है आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था तो जो है 2 गोले जाके पीछे लगे, और फिर नामदेव मेरे को बोलता है, उसको नमिया बोलते थे हम लोग जी। नामदेव मेरे को बोलता है कि साहब आपका खून बह रहा है। ऐसे हाथ लगा के मैंने देखा, यहाँ से गले से गरम लग रहा था। अच्छा तो हाथ लगा के जब देखा तो यहाँ पे छर्रे लगे हुए थे मेरे ना। तो आरपीजी पीछे कहीं जाके फटा होगा, तो उसके छर्रे जो है मेरे को यहाँ पे आके लगे, यहाँ पे पत्थर वत्थर जो है। तो मैंने कमांडिंग ऑफिसर को फिर रेडियो सेट पे बताया कि कि आई बिन हिट। तो जज्बाती हो गए, लेकिन उन्होंने बोला कि कैरी आई डोंट केयर कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, बड़ी इसी वक्त आ जानी चाहिए। अच्छा तो उनको मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरे 2 बंदों का जान गया है। दुश्मन ने ऑलरेडी एक बार काउंटर अटैक करने का कोशिश किया है, अगर मैं ये जगह छोड़ दूंगा तो वो आके बैठ जाएंगे। ये 2 बंदे जिनका जान गया है, फिर वो दे वुड हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन वेन, उनका जान व्यर्थ गया होगा। तो बोलता है बड़ी दिस इज़ अ डायरेक्ट ऑर्डर, बड़ी यू विल नॉट डिसोबे माई ऑर्डर्स, ये करके। तो मैंने रेडियो सेट ऑफ कर दिया। अच्छा ताकि इसके बाद कोई कमांड ही ना आए। हाँ मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अब यहाँ से जाना नहीं है। हाँ। तो द थिंग इज एनीवे, सो आप भावुक हो रहे हैं सर अभी। हाँ? आप अभी भावुक हो रहे हैं। हाँ, तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो यार कौन करता है ऐसे रियल लाइफ में? बिल्कुल। दैट्स वाई ये वाला सोल्जर के बारे में व्हेनेवर आई स्पीक आई ऑलवेज गेट इमोशनल। प्रॉब्लम ये है कि नामदेव पवार जो है कारगिल का लड़ाई जब खत्म हो गया उसके बाद मरा वो। अच्छा हाँ, एक कुछ दिन के बाद ओ वहाँ पे तुर्तुक सेक्टर में कुछ एक्शन चल रहा था, तो जो है वो यहाँ से कुछ ट्रूप्स वहाँ पे भेजे, तो वो वहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जो बंदे कारगिल की लड़ाई में ख़त्म हुए थे, आई नीड अ लिटिल टिश्यू हियर, जो कारगिल की लड़ाई में जो ख़त्म हुए थे उनको स्टेट गवर्नमेंट ने उस वक्त जो है उस वक्त काफ़ी सारा जो है उनको रेम्यूनरेशन दिया था, 30-40 लाख
मेरे को एक बंदा भी मिला था वहाँ पे, जब मैं ऊपर चढ़ रहे थे हम लोग, जी। तो बोल रहा था कि साहब मैं यहाँ पे शहीद होना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्यों? तो बोलते हैं मेरा स्टेट गवर्नमेंट जो है तकरीबन 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। 99 में 40 lakhs was big money अच्छा। for a जवान, बिल्कुल। and that is besides the money, मतलब जो फौज दे रहा था उसके अलावा। अच्छा। तो दिस वाज द सेंटिमेंट। नाउ मेरे को हमेशा ख़राब लगता था वो। कुल मिला के जो है, अभी मेरे साथ जो 2 बंदे थे, हेमचरण और सुनील, वो तो जो है मेरे साथ थे। उसके अलावा बाकी जो रिंग कंटूर पे, वो मैं आपको इवेंचुअली बताने वाला था, वहाँ पे 7 और बंदे ख़त्म हो गए। कुल मिला के 9 बंदे जो है वहाँ पे शहीद हो गए। वहाँ पे कुल मिला के 9 बंदों का जो है पाँव उड़ गया था लैंड माइन्स में। ओह गॉड। जग्गी को रिट्रीव करने के लिए और बंदे गए, तो जो भी बंदे जो शहीद हुए थे कारगिल की लड़ाई में, उनको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ये क्या बोलते हैं, या तो पेट्रोल पंप मिला या गैस एजेंसी मिला या जो भी हो। मेरे को हमेशा ख़राब लगता था कि नामदेव पवार को जो है कुछ नहीं मिल पाया। हाँ, और वो हमेशा वॉलंटियर करके मेरे साथ आता था, अच्छा। क्योंकि उसको ये विश्वास था उसके दिमाग में कि जब तक सांप के साथ रहूँगा मैं सही सलामत रहूँगा। ओह। तो मेरे को चोट लगा यहाँ पे, मेरे को चोट लगा, उसके बाद मैं डाउन हो गया मैं, हाँ। तो उसको अलग से वहाँ पे भेजा। ओह। तो मेरे को हमेशा लगता था कि अगर वो मेरे साथ रहता तो बच जाता। तो दैट्स वाई, अगर मैं इफ़ आई एम गेटिंग इमोशनल अबाउट इट, you know, there is a personal connect that I have, you know, with that entire family. So anyway, so later on, Very big thing. later on, I don't know if it is correct. Yeah, I mean, I'm finding this a little embarrassing, like, no. So, Not at all, sir. Huh? Not at all. so anyway, so दिन भर ये ऐसे फायरिंग फूरिंग चलता रहा। तो फिर उसके बाद कोई ज़्यादा दे डिडंट ट्राई एनीथिंग। तो शाम को तकरीबन 8:30 बजे जो दूसरा दिन में फिर क्या हुआ कि जो वैभव दीक्षित का जो पार्टी है, उनको एहसास हो गया कि एक्चुअली पहाड़ी तो और ऊपर है, अच्छा। यहाँ पे नहीं है। तो उनको बोला गया कि अभी वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा घमासान फायरिंग चल रहा था हमारे ऊपर, तो उनको बोला गया कि जब अंधेरा होगा तभी आप ऊपर चढ़ के जाइएगा। तो 8:30 बजे वो आके पहुंच गए। अभी रात को 10:30 बजे हमको फिर से देखने में आया कि दुश्मन अभी ऊपर चढ़ रहा। अच्छा। सेकंड काउंटर अटैक रात को आया। ओह माय गॉड। 10:30 बजे के आसपास। तो तब तक इनकी पार्टी ने फायर वगैरह नहीं किया था, तो उनके पास एम्युनिशन, और वो लार्जर ग्रुप था तकरीबन 70 ऑड बंदों का, तो हमने वो एम्युनिशन रिडिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया। तो जब वो आके पहुंचे तो फिर मैंने बंदों को, मेरे टीम में तकरीबन सबको जो है कहीं ना कहीं चोट लगा था, तो उनको सबको बड़ी पैर में मैं नीचे भेज रहा था। अच्छा। तो युद्धवीर जो है जिसको चोट लगा था यहाँ पे जी। उसने जाने से मना कर दिया। उस हालत में भी? हाँ, मेरे को बोलता है साहब चोट तो आपको भी लगा है, आपको भी दर्द हो रहा होगा, अगर आप झेल सकते हो तो मैं भी झेलूंगा। तो मैं बोला यार तेरा बहुत बुरा हाल है। तो बोलता है नहीं साहब आपके तो सर में लगा है। तो बोलता है मैं सबको बड़ी पैर बना के भेज रहा हूँ, मैं आपका बड़ी पैर बन के नीचे जाऊँगा। अच्छा। वो नहीं गया। तो नीचे से जो है एक रेनफोर्समेंट भेज रहे थे और दूसरे ऑफिसर को भेज रहे थे। एक समीर अनुकूल करके एक ऑफिसर है, वो बेचारे जो है कोविड में मारे गए। वो कोविड के दौरान जो है उसमें ख़त्म हो गए। तो जस्ट इमेजिन, तो हम लोग वेट कर रहे थे, सुबह 4:30 बजने वाले थे क्योंकि उजाला हो रहा था जी। तो समीर अनुकूल पहुंचा नहीं था ऊपर। अच्छा। तो सीओ रेडियो पे आया तो मेरे को पूछा कि हैव यू स्टार्टेड डीइंडक्टिंग, डीइंडक्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं आप? तो वो बोला नहीं सर, मैं समीर अनुकूल का वेट कर रहा हूँ। बोलता है, नाराज़ हो गया, बोलता है यू विल डीइंडक्ट राइट नाउ, इफ़ यू डू नॉट डीइंडक्ट राइट नाउ, अभी डीइंडक्ट नहीं करोगे उजाला हो जाएगा तो फिर आप फिर से वहाँ पे अटक जाओगे, आपको चोट भी लगा। तो
फिर उन्होंने तो इस बीच में एक बार मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, जो आपका जो ब्लीडिंग हो रहा था उसके को ठीक करने के लिए, उसका कुछ उपचार करने के लिए कुछ थी हाँ, व्यवस्था? तो बंदों ने मेरे को खींचा दूसरे संगड़ के अंदर हम्म और उन्होंने सबने पट्टी पुट्टी कराया जो भी हम्म छोटे छोटे छर्रे जो हैं वो घुस गए थे अंदर। अच्छा तो अभी भी 5 टुकड़े अभी भी हैं सर पे। अच्छा, हाँ वो छर्रों के 5 टुकड़े अभी सर में ही हैं आपके? हाँ, वो नहीं निकले? उसका कहानी में अलग कहानी है। अच्छा मैं आपको अलग से बताता हूँ उसका कहानी ना, वो कैसे पता चला कि अभी 5 टुकड़े अभी भी है। तो एनीवे सो फिर बोला कि उसने कमांडिंग ऑफिसर ने समीर अनुकूल से बात किया, बोला कि अगले 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा और फिर मेरे को फिर से रेडियो सेट पे कांटेक्ट करके बताया कि टाइम हो गया, ये अगले 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा, अभी शुरू कर, नहीं तो नहीं निकल पाएगा वहाँ से। तो मैं और युद्धवीर एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए हम लोग नीचे गए। हर एक बंदा जो नीचे जा रहा था, एक दीवान साहब थे हमारे साथ। अच्छा तो बहुत ही तगड़ा, छोटा सा है, बड़ी मूछ है, ऐसे तान तून के एकदम ऐसे सॉलिड जैसे, सॉलिड देहरादून के रहने वाले हैं। तो उनको मैंने बोला कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, मेरे से सारे मेरे को मिलते हुए जाएंगे। अच्छा तो इन दैट मिली ना, फायर फूर हो रहा है ये वो करके जो है बंदे जो हैं वहाँ पे, फिर तब तक हमको पता चल गया था कि वहाँ पे लैंड माइन्स वगैरह उसमें जो है इतने कैजुअल्टी हो गए। तो सब बंदों को एक बार फिर से मैं बता रहा था कि कोई पत्थरों पे ही चलोगे, कोई फ्लैट ज़मीन पे चोट लगा है, जो भी दिक्कत है, अब तक जो है हमारे सारे बंदे ठीक ठाक हैं, पत्थरों के ऊपर चलना। फिर मैं और युद्धवीर जो है सुबह तकरीबन 4:15 जो है हम लोग वहाँ से चलना शुरू कर दी। इतना बुरी तरह से प्यास लग रहा था ना, अच्छा यू कांट इमेजिन। मतलब आप बिना खाने के रह सकते हो 4-5 दिन, पानी के बगैर जो है आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाओगे 2 दिन। बिल्कुल ठीक है, इतना बुरा हाल हो जाता है, और ख़ास करके ऐसे ड्राई जगह पे। फिर नीचे जब पहुँचे, पूरा अंदर तक ना वो ड्राइनेस आपके गट तक जाता है अंदर। और इन एनी केस वो शक्करपारा कितने दिन खाओगे यार, एक ही चीज़ ना। अगर आपको जो है चिकन भी हर रोज़ खिलाएंगे, वो तीसरे दिन तक आप जो है पक जाओगे अच्छी तरह से, या चाहे जो भी आप एक महीना खाते तक खा रहे थे वो चीज़। आप लोग ऑलमोस्ट 1 महीना खा रहे थे। हाँ, तो वही नमकीन पारा, शक्कर पारा वही खा रहे थे। एनीवे सो तो पूड़ी बन के आते थे, है ना। अच्छा जब तक ऊपर आता था एकदम वो नहीं होता, फ्रिस्बी नहीं होता बिल्कुल उसको ऐसे करके किसी वो, या वो निंजा नहीं यूज़ करते हैं वो स्टार्स, उतना कड़क हो रहा था, एकदम सॉलिड। तो उसको पानी में डुबो के उसको और फिर खाते थे। हाँ, फिर जो है हम लोग खाते थे उसको थोड़ा नरम करके। एनीवेज आई मीन दिस इज़ द रियलिटी। तो फिर मैं और युद्धवीर जो है एक दूसरे को सपोर्ट दे के नीचे आए। यहाँ पे नीचे एक जगह पे एक गंदा सा पूल था, पानी के लिए इतना ज़्यादा तड़प था, दोनों ने सर डाल के उसमें पानी पिया उसमें से। फिर एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए हम लोग नीचे आए। अच्छा और तभी लग रहा था कि ये बेस कभी पहुंचेगा, लाइक ना, इट वाज लाइक नेवर एंडिंग दैट वॉक। सोए नहीं थे हम लोग, अभी पता नहीं कितने दिनों से ढंग से सोए नहीं थे। बिल्कुल पेट जो है ख़राब है, चोट मेरे को लगा हुआ है, उसको जो है यहाँ लगा हुआ है खाना ठीक से नहीं खाया है, पानी जो है ये गंदा सा पानी पी रहे हैं, मरकी सा। और फिर जो है वहाँ पे कैसे भी करते हुए नीचे वहाँ तक पहुँचे। तो तब तक जग्गी वहाँ पे पता चला कि जग्गी, अगले दिन पता चला जग्गी जो है ही वाज द फर्स्ट वन, जो पहला धमाका हुआ था, जग्गी हैड स्टेप्ड ऑन अ लैंडमाइन और उनका पाँव उड़ गया था जी। तो उनको बचाने के लिए और बंदे जब गए तो उनका भी जो है दे आल्सो लॉस्ट देयर लाइफ। अच्छा तो now just imagine, I was giving you the the brotherhood का एग्जाम्पल ना, और किस प्रोफेशन में ऐसे आपको बंदे मिलेंगे यार आपके साथ खाने के लिए, हाँ, मतलब काम करने के लिए। एक तो बिष्ट है, फिर वो नामदेव पवार है, फिर क्या बोलता है वो जो है सुनील एंड हेमचरण, एंड देन लुक एट द चैप्स। बंदों को मालूम है कि ये लैंडमाइंस लगे हुए हैं, ये ऑफिसर जो है पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसके बावजूद जो है उसको वहाँ पे लैंडमाइंस के बीच में से निकालने के लिए गए। दे लॉस्ट देयर लाइफ्स यार, खुद की जान चली गई। हाँ, जान चली गई उनका। हाँ, तो मतलब ये एक्चुअली मतलब बिल्कुल जैसे इंसिडेंट हुआ वैसे ही बता रहा हूँ। मतलब ऐसे इसमें
कोई वो नहीं है। तो एंड ये इट्स ओनली अ इंडियन सोल्जर हु यू नो हु हैज यू नो हम हमारे में जो वो भावना है कि जो वो नाम नमक निशान बोलते हैं ना, तो उसको कम कभी होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आपके मदर तो चूंकि नहीं रही थी, लेकिन आपके फादर तक ये खबर चली गई थी कि आपको बहुत सारे बुलेट्स लग गए। हाँ, तो उसमें अच्छा, ये मेरे को जब चोट लगा था, ये स्प्लिंटर्स लगे थे मेरे को, ये छोटे छोटे छर्रे लगे थे। जी। तो माँ का देहांत अभी हुआ था वहाँ पे जाने के पहले। जी। तो मैं जब वहाँ पे मेरे अच्छा, मैंने वो डिनक्शन के बारे में पूरा नहीं बताया था आपको। तो मैं जब नीचे बेस पे था, मतलब वो वहाँ से डिनक करके मेरे को पट्टी वट्टी करा के फिर मैं बेस में था, तो हमारे पास एक सैटेलाइट फ़ोन वहाँ पे, नहीं तो बात करने का उस वक्त मोबाइल फ़ोन वगैरह तो था नहीं, तो सैटेलाइट फ़ोन जो था इरिडियम सेट्स बोलते हैं। तो उसमें जब बात करते हैं तो अगर आप हेलो अगर बोलोगे तो वो हेलो दूसरे वाले को एक गैप के बाद सुनाई देगा। डिलेड है, हाँ, मतलब डिलेड। audio, हाँ, तो हेलो हेलो जब तक कैन यू हियर मी करके यू नो ऐसे बात हो रहा था, तो पापा ने मेरे को बोला कि यू नो वी गॉट द मैसेज दैट यू हैव गॉट मल्टीपल गन शॉट वुंड्स। अच्छा। तो आई सेड नो, आई हैव जस्ट गॉट सम स्प्लिंटर्स, आई एम परफेक्टली ओके। फिर वहाँ से आया थैंक गॉड। पहले तो हेलो हेलो यू नो कैन यू हियर मी, वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा उसी में सा टाइम चला गया। हाँ, उसी में टाइम चला गया। एंड देन उन्होंने बोला थैंक गॉड, यू नो थैंक गॉड, और टक खत। 1 मिनट का टाइम मिलता था उनको बात करने का। अच्छा। और फिर बट एटलीस्ट ही गॉट दिस मैसेज दैट यू आर फाइन। हाँ, सो ही गॉट द मैसेज दैट आई वाज फाइन। एंड देन जस्ट इमेजिन अदरवाइज वो जो है वहाँ पे सोच रहे थे कि आई जस्ट लॉस्ट माई वाइफ एंड देन माई यू नो मेरा बड़ा बेटा जो है उनको भी गोली लग गया है, मल्टीपल गन शॉट्स लग गया है, और इट्स ही इज आल्सो इन अ डेंजरस सिचुएशन। सो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, यू नो, बिल्कुल। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो एटलीस्ट ही गॉट द मैसेज, यू नो। मैंने बात कर लिया तो उनको भी जो है थोड़ा सा शांति मिल गया कि यू नो। एंड आई डिडंट टेल यू अबाउट यू नो, वहाँ पे हमारा थोड़ा सा अटक गया था जी। जब मैं नीचे आया तो वहाँ पे जग्गी जो है वहाँ पे उसको इवैक्यूएट करके लेके आए थे जी। तो उनका एक पाँव जो है उड़ गया था, तो केवल हील रह गया था। तो मैं नीचे आया, जग्गी को मैंने गले लगाया और आई ऑल्सो लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अच्छा। जब मेरे को फिर वो क्या बोलते हैं ड्रिप सिप्स लगाया, तो फिर मेरे को कॉन्शियसनेस आया, तो तब तक जग्गी को इवैक्यूएट कर लिया था और युद्धवीर को भी इवैक्यूएट कर लिया था। युद्धवीर मेरे साथ था ना। तो वहाँ पे और एक ऑपरेशन चल रहा था बगल में, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी प्रिजनर पकड़ा था। अच्छा। फ्रंटियर फोर्स का था वो, तो वो भी वही दाढ़ी दूढ़ी ये वो करके ना, तो तब तक हेलीकॉप्टर में ये क्या बोलते हैं ये आया अपना कमांडर। अच्छा। ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह। तो ये हेलीकॉप्टर उनको, क्योंकि उनको खबर लगा कि ये जो है ये क्या बोलते हैं रिंग कंटूर और कोनिकल जो है, कोनिकल कैप्चर हो गया। एंड फिर तो कंग्रेचुलेट करने के लिए आए। तो फिर मैंने देखा वो एक प्रिजनर वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उनको बताया गया था कि ये हेलीकॉप्टर जब वापस आएगा तो उसमें ये प्रिजनर साथ में आएगा वापस। तो कोई उसके लिए फ्रूटी लेके आया, जस्ट इमेजिन। अच्छा। हाँ, तो देख रहा है फ्रूटी देख के ऐसा ना, सबको बड़ी मुस्कुरा रहा है ना, सबको देख के फ्रूटी देख के। जस्ट इमेजिन है, साला यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए डंका नहीं था, उसके पास फ्रूटी पीने का है, पानी भी नहीं था और उसको फ्रूटी मिल रहा है। मैं बोला बड़ी, जाके उसको मैंने 2 झाप लगाया ना, बड़ी क्या मुस्कुरा रहा है इसलिए। तो दूर से कमांडर ने देखा कोई प्रिजनर को मार रहा है, तो उछलते उछलते ना पत्थरों के ऊपर, कोई प्रिजनर को हाथ नहीं लगाया कोई। अच्छा। मेरे पास आया तो मैं बोला सर हम कैप्टन करियप्पा। तो वो गुस्सा वुस्सा पूरा टर्न हो गया, बोलता है बड़ी बोलता है अरे क्यारी तू बड़ी यू नो तूने सेकंड सक्सेस दिला दिया। तो फिर ऐसे हाथ डाला, बोला है बड़ी तू ही है हमारा हीरो, बटालिक का अच्छा। हीरो। फिर वो फिर उन्होंने बोला कि वो जो प्रिजनर जो है बाद में जाएगा,
कैरी को चोट लगा तो ये मेरे साथ आएगा नीचे। अच्छा, इनको पहले लेके जाएंगे। हाँ। तो वो हेलीकॉप्टर जब आया तो अभी हेलीकॉप्टर जो है वो एलोवेट, वो बबल टाइप का ना, जो उसकी तरह नहीं दिखता है, वो क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई टाइप। जी जी जी। एक सामने बबल है और पीछे हाँ, वो ट्रसेस हाँ, है पीछे हाँ। ना। अभी उसका लिफ्ट, हाई एल्टीट्यूड में लिफ्ट बहुत कम कर सकता है, तो उसका जितना भी फ्रिल्स है सब कुछ निकाल देता है। तो वो पीछे का सीट वीट सब निकाल दिया था। एक कैनवस वाला सीट था, फोल्डेबल सीट एक ही था। तो कमांडर साथ में जा रहा है तो ऑब्वियसली कमांडर बैठेगा। तो मैं जाके वहाँ पे ज़मीन पे वो मैं चौकड़ी मार के बैठ गया। अच्छा। अभी पायलट्स को तो बताया था कि ये प्रिजनर आ रहा है इसमें मैनिफेस्ट के अनुसार, और उसके बदले में मैं जाके बैठ गया। ओह। तो रैंक वैंक तो डाला नहीं था। वो हम लोग नॉर्मली वो नेम प्लेट वगैरह लगाते हैं ना, तो वो सब तो था नहीं। वो डांगरी जो पहना हुआ था मैंने जी। वो फटा हुआ था कई जगह पे, हाँ। एल्बो पे और नीज पे और पीछे। तो उन्होंने सोचा मैं प्रिजनर हूँ। क्योंकि आपका जो हाल था वो हाँ। कुछ वैसा ही लग रहा था। वो पट्टी वट्टी लगा रखा था, ये जी। जो है काले हो रखे थे, दाढ़ी वो भी ऐसे, मतलब। तो उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और रोटर नॉइस चल रहा है ये वो करके मैं बोल रहा हूँ नहीं। तो वाइजर उठा के ले माँ बहन का गाली ना मेरे को। अच्छा। हाँ, कि बड़ी साले ये वो। हाँ। तो उनको मैं ये बोलता है बड़ी क्या हाथ हिला रहा है ये वो। तो कमांडर आए और बैठे, और फिर वहाँ से उड़ के हम लोग नीचे दा करके गांव है जहाँ से मैंने शुरुआत किया था। अच्छा। वहाँ पे गए। वहाँ पे तब तक मेरे ट्रूप्स को बताया कि कैरी साहब आ रहे हैं, और वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए आप वहाँ पे रहो। ठीक है। तो सारे वहाँ पे पहुँच गए, और फिर कमांडर जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, कमांडर ने थम्स अप किया मेरे को और वो चले गए। अभी इनको अभी भी पता नहीं है कि ये कौन है। अच्छा, उनको अभी भी लग रहा है कि ये पाकिस्तानी है। हाँ। उनको। तो उन्होंने सोचा ये पाकिस्तानी प्रिजनर को पकड़ के ले जाने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए रखे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं उतरा तो कोई मेरे को यहाँ से खींच रहा है, साहब हेमचरण ठीक तो है, ये तो ठीक तो है, मतलब कोई यहाँ से खींच रहा है, वहाँ से खींच रहा है। मतलब आपके यूनिट वाले आपको पहचान गए? हाँ। नहीं, वो तो पहचानते हैं। हाँ। तो वो मेरे को जो है वो दाएं बाएं खींच रहे थे। तो ये बाएं तरफ जो पायलट बैठा था उसने दरवाज़ा खोला, जोर से चिल्ला के, रोटर का आवाज़ इतना जोर से आ रहा था तो उनको भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो जोर से चिल्ला के बोलता है, साले हरामजादे को छोड़ना मत, उसका अच्छी तरह से बैंड बजाना लिखना। उसको लग रहा है कि ये पाकिस्तानी है और ये लोग मार रहे हैं, वो खींच रहे हैं आपको। तो एनीवे सो तो फिर उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पे लेके गए। अस्पताल भी वो था, सब टेंट में था। तो वहाँ पे जब गए तो वही डांगरी वही पहना हुआ था, और बाकी पिट्ठू विट्ठू पता नहीं कहाँ चला गया था मेरा तब तक। तो वहाँ पे गए तो फिर क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर वहाँ पे चल रहा है, सामने ऑपरेशन चल रहा है। वो जाली टाइप का नेट टाइप का वो लगा रखा है ताकि फ्लाइज वगैरह नहीं आए। लाइट वाइट है, वो सामने दिखाई दे रहा है ऑपरेशन चल रहा है। तो वो ख़त्म किया उसने, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, 3-4 बंदे थे हम लोग वेट कर रहे थे। तो मेरा पट्टी वट्टी लगा रखा था। तो ऐसे ही आया, उसका ग्लव्स में ना पूरा खून वून लगा हुआ। तो बोला या तेरे को क्या हो गया? तो मैंने बोला सर आई एम कैप्टन कारियप्पा, मैं आई गॉट सम पीसेस इन माय हेड। तो वो बंदा आया, वो किडनी ट्रे लेके आया, वो किडनी ट्रे नहीं होता है वो ट्वीज़र, वो पट्टी वट्टी निकाला। फिर उसने ट्वीज़र से ऐसे टिंग टिंग करके निकाला एक पीस, और वो जो भी लगाया, और फिर बोला अभी ये कितना है, हाउ मच इज दिस। कोई एक्सरे वेक्सरे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि इमरजेंसी केसेस हैं वहाँ पे काफ़ी सारे। ये तो फिर बोला ये परफेक्टली ओके, बिल्कुल ठीक ठाक हो, मेरे पास और इमरजेंसी केसेस हैं, उनको अटेंड करना ज़रूरी है। अच्छा, वो आपको छोड़ के चले गए? हाँ, फिर वो पट्टी वट्टी करा दिया, चला गया। अभी ये 5 पीसेस का मेरे को कैसे पता चला अभी भी है। अभी तकरीबन 1-1.5 साल बाद या मे भी 2 साल बाद जो है, मैं आगरा में जंप कर रहा था जी। तो जो हेलमेट हम पहनते हैं तो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसका जो पैड है यहाँ से 2 पट्टी ऐसे करके आता है। अच्छा। और यहाँ से 2 पट्टी ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, और फिर उसका एक यहाँ पे चिन स्ट्रैप होता है, तो उसको यहाँ से हम लोग टाइट करते हैं। तो जहाँ पे ये पट्टी यहाँ पे आके मिलता है पीछे, वहाँ पे एक नट है। अच्छा। जो पट्टी को पकड़ के रखता है। हाँ। और उसके ऊपर एक पैडिंग है, एक पैडिंग ना, तो पैडिंग हिल गया था,
और वो नट जो है एक्सपोज था मेरे स्किन के ऊपर। अच्छा। तो जब मैं गिरा तो मेरा सर पीछे जाके लगा, वो नट जो है उसने काट फाड़ दिया यहाँ पे। ओह, तो वो नट जो आपके सर के अंदर है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, जो हेलमेट का नट है। हेलमेट ठीक का नट है, ठीक उसने फाड़ दिया था मेरा ठीक स्किन है, को यहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने, वो डॉक्टर ने वहाँ पे जो ड्रॉप जोन पे जो डॉक्टर होता है उसने बोला कि इसका एक्सरे कराना जरूरी है। जब एक्सरे कराया तो डॉक्टर बोलता है ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? अच्छा। तो उसने बोला वो देयर आर 5 पीसेस ओवर हियर। ओह, तो फिर पूछा कि ये वो करके, तो इस तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अगर ट्रबल नहीं कर रहा है तो बॉडी विल रिजेक्ट इट। वो बोला यहाँ पे ऑपरेट करना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा। यहाँ से सारे नस निकलते हैं ना यहाँ से, ज़रा सा भी कहीं पे भी अगर ज़रा सा भी टच हो गया तो इट कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। एनीवेज, तो गोइंग बैक टू कारगिल, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे बेस में पहुँच गया था। अभी कुछ दिन बाद जो है फिर जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो आए, और उनको मिलके इतना अच्छा लग रहा था। मतलब इतने सिंपल से आदमी ना, वो खादी वाला ये वो करके एंड खादी कुर्ता एंड तो ही केम देयर एंड हम सबको बताया गया था कि जो ऊपर लड़े हैं उनको आके डिफेंस मिनिस्टर को आके मिलना चाहिए। तो उनके साथ आ रखे थे जनरल बुधवार ना, जनरल बुधवार 3 डिव के कमांडर थे वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैंने जाके वहाँ पे सैल्यूट किया, मैं बोला मैं कैप्टन करियप्पा। तो जनरल बुधवार उछल के आता है ना, सर ही इज़ द हीरो ऑफ बटालिक सर, ही इज़ बड़ी दिस, हमारा पहला सक्सेस, हमारा आखिरी सक्सेस ये मुंतोडालो का ऑपरेशन, ही इज़ द वन सर। तो तेरे को चोट लगी है बेटा, ऐसा करके सर। फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने कंधे पे हाथ लगाया, मेरे को एक साइड पे लेके गया, बोलता है बेटा अभी ठीक तो है ये वो करके ना। इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग जी। एक आध जगह पे नरेट कर लिया तो फिर वो बोल रहे हैं कि हीरो बटा, लेकिन आई मीन नहीं, सबकी बिल्कुल ये पूरी एक मिली जुली ये ताकत होती है पूरी यूनिट की, पूरी टीम की, तभी होता है। हाँ, वो बोलना जो है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हर नहीं, बंदा लेकिन जो आपका जो क्रेडिट है वो आपको मिलना ही चाहिए। सर, अब इस बातचीत को मैं समाप्ति की ओर ला रही हूँ। तो अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस तरह से आप उसको देखते हैं? क्योंकि ये बहुत सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल भारतीय सेना ने जितना डोमिनेट किया जिस तरीके से, और हमने जितना कैलकुलेटिव अटैक किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, इसका थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करके पिछले इंसिडेंट्स के साथ अगर बताऊं, मेरे को तो गर्व होता है कि हमारा गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस किस्म का एक्शन करके। पहले जो है वो कांडाहार का हाईजैक हुआ था, हमने जो है वो उनके टेररिस्ट रिलीज कर दिए अपने पैसेंजर्स को रिट्रीव करने के वास्ते, ठीक है। वो पूरा इमोशंस वगैरह जो है, जब तक सोल्जर बैटलफील्ड में मर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना कोई जो है अगर अटक जाता है तो जो है सब जो है नारेबाजी करेंगे कि उनको छुड़वा दो, उनको छुड़वा दो, जितने भी टेररिस्ट निकालना चाहते हो निकालो, लेकिन हमारे बंदे छुड़वा दो। तो छुड़वा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, ठीक है, फिर हमने पूरा मोबिलाइज़ कर दिया, लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं, ठीक है। वो दिखाने के लिए तो हम बता सकते हैं कि ये किया, ये हुआ था, वो हुआ था, उनके ऊपर प्रेशर डाला था, ये वो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उरी हुआ, फिर हमने जो है तभी रिजॉल्व दिखाया, पार जाके हमने ऐलान किया कि हमने पार जाके उनके लॉन्च बेस में को तबाह किया। जो है डिक्लेयर करके हमने किया, मतलब करने के बाद हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमने जो है ट्रांसबॉर्डर जो है ऑपरेशन किया है, और उनके वो शुरुआत था। लेकिन एक कॉनोटेशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बरखिलाफ में अगर आप जाके करते हो, और इंटरनेशनल बॉर्डर के बरखिलाफ जब करते हो। फिर उसके बाद फिर जब दोबारा हुआ, पुलवामा हुआ, तो वहाँ पे हमने बालाकोट स्ट्राइक्स किया, है ना। तो उस वक्त हमने थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर चले गए, हमने जहाज बेच के उनके जो है एक स्पेसिफिक कैंप में जाके हमने हमला किया। इस बार जब पहलगाम हुआ, हमने बोला अभी तो साला बड़ी तुमको जो है मतलब हमने पहले जो है केवल जो है बेंत इस्तेमाल किया था, अगली बार डंडा इस्तेमाल किया था, इस बार तो पूरा जो है
बल्लेबाजी करेंगे आपके हाँ। साथ और वो जो है 9 कैंप जो है, और हमको इनके और हमने इस बार जो है उसको और थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, केवल एलओसी के तरफ नहीं रखा, हमने आईबी के तरफ भी जाके हमने बिल्कुल। वहाँ पे भी बवलपुर और वो क्या बोलते हैं मुरीद के वगैरह जो बहावलपुर और मुरीद के जी। हाँ वहाँ पे भी जाके बम्बार्ड किया। हाँ, तो इट्स बहुत ज़बरदस्त सिग्नल देता है कि अगले बार करोगे तो और ज़्यादा जो है डेंजरस करेंगे हम, बिल्कुल। आपके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम लोग एंटी को थोड़ा सा अप कर रहे हैं हमेशा और वो जो है वो जो फैलेसी था न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग वगैरह ना, कि अगर करोगे आईबी पार करोगे तो जी। हम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे वो करके, तो वो भी हमने खारिज कर दिया इसमें। और कम से कम वो जो फैमिलीज़ जो 26 जो जाने गई हैं जी उनके फैमिलीज़ को भी थोड़ा सा तो सांत्वना मिलेगा ना यहाँ पे कि बिल्कुल। कम से कम हमने पलट के उनको बड़ी अच्छी तरह से रिलेटिव्स ना, तो लेकिन जब it gives a it shows in the global forum, it gives a resolve कि मतलब these guys are a strong nation, you cannot take them for granted। चुप बैठने वाले नहीं हैं। हाँ, चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो मतलब मेरे को एज ए फौजी बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमने बड़ी पलट के किया तो सही हमने बिल्कुल। कुछ। हाँ सर, तो ऑपरेशन सिंदूर को आपने भी काफ़ी नज़दीक से फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग बीइंग फौजी, एक्स फौजी, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लगातार नज़र बनाए हुए थे। तो जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो हमने देखा अखबारों में, सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो एक्स फौजी थे वो ये बोले कि उन्हें ये डिसीजन बहुत ठीक नहीं लगा। आप लोग भी आपस में बात कर रहे होंगे, क्या आप लोगों को भी लगा ऐसा कि शायद वो सही टाइम नहीं था सीज़ फायर करने का, या आपका क्या ओपिनियन था वहाँ पर? नहीं, वो देखो अभी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, उनको दिखाना कि हम जो है थोड़ा सा और डेंजरस हो जाएंगे, थोड़ा सा और डेंजरस हो जाएंगे। जो है आपके टारगेट्स अगर आईबी के खिलाफ हैं तो उनको भी हम टारगेट करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमने जो है एबेंस में रख दिया है। तो स्टेप्स जो हैं काफ़ी तगड़े लिए हमने। बिल्कुल। केवल ये था कि हम लोग अभी बैंड बजा रहे हैं इनका, थोड़ा अच्छी तरह से बजाना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग को लगता है थोड़ा सा कमी रह गया। तो जब मतलब कि शायद 24 घंटे और चलता तो बेहतर होता। हाँ, तो मतलब मुक्का ऐसा दे दिया था कि वो जो है वो उठने लायक नहीं था। बिल्कुल। सो कैरी सर, ब्रिगेडियर कैरीअप्पा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और बहुत कुछ जाना आज हम लोगों ने, और मुझे उम्मीद है कि पता लगा होगा कि ये जो जीत हमने हासिल की है करगिल में, ऑपरेशन विजय में, वो कितनी मुश्किलों से मिली है, कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं और क्या कुछ सहा है, क्या कुछ झेला है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चली थी। और किन परिस्थितियों में जीत हासिल की है दुश्मन पर, वो समझना, उन बारीकियों को आपकी आंखों से, आपके अनुभवों से हमने देखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जज्बा ही बताता है कि आज़ादी कितनी कीमती है, और उसे संभाले रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमारी फ़ौजें क्या कुछ सेक्रीफाइस कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तो दिल से हम सब की तरफ से आपको सलाम है। थैंक यू वेरी मच।